अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबरनाक मारिया की किस नंबर 72 काला डाकू। मारिया मुर्गा लेकर जा चुकी थी। वो बड़े मजे से कोने वाली मेज पर बैठी भुना हुआ मुर्ग खा रही थी। खा पीकर मारिया होटल से बाहर आ गई। बाजार में बड़ी रौनक थी। वो यही सोच रही थी कि इतने बड़े शहर में वो अंबर और नाग को कहाँ तलाश करती फिरेगी। रात बसर करने के लिए उसको इस शहर में जगह की तंगी नहीं थी। वो किसी भी घर में जाकर किसी कोने में रात बसर कर सकती थी। सवाल ये था कि अंबर और नाग उसे कहाँ मिल सकते थे। यही सोचते सोचते वो फुटपाथ पर चली जा रही थी कि सामने से आते हुए एक आदमी से टकरा गई। वो आदमी मारिया को तो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने मारिया के पीछे आने वाले आदमी को मारना शुरू कर दिया। अंधे हो गए हो, देख कर नहीं चलते। मारिया की बेख्तियार हंसी निकल गई। चलते चलते वो एक जगह आ गई जहां से एक बाजार बाएं तरफ मुड़ता था। मारिया ने देखा दूर सामने एक जगह आम के दरख्तों का झुंड था। मारिया ने सोचा कि वहां चलकर साए में कुछ देर आराम करती हूँ, फिर आगे चलूंगी। आम के दरख्तों के साए में एक टूटी फूटी चारदीवारी बनी थी जिसके दरवाजे का एक पट खुला था। दरवाजा दूसरा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मारिया ने झांक कर चारदीवारी के अंदर देखा। एक सब्ज रंग के मैले पानी का एक छोटा सा तालाब था। सतह पर दरख्त के पत्ते तैर रहे थे। कोने में एक तंग दरवाजे वाला छोटा सा मंदिर था जिसकी सीढ़ियां तालाब में उतर गई थी। या खुदा, ये मंदिर वीरान क्यों है, मारिया ने सोचा। वैसे तो उसने अपनी जिंदगी में बेशुमार वीरान मंदिर देखे थे, लेकिन उस मंदिर को देखकर उसे खौफ आने लगा था। उसके बावजूद एक कशिश सी थी जो उसे खींचे ले जा रही थी। वो चार दीवारी के दरवाजे में से गुजरकर तालाब के किनारे किनारे मंदिर की तरफ चलने लगी। मंदिर का दरवाजा बंद था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर दरवाजे तक आई। उसने दरवाजे को आहिस्ता से जोर लगाकर खोल दिया। अंदर से ठंडी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। इस हवा में ऐसी बोतल जैसी बू शहर के पुराने मकानों की कोठरियों से आया करती है। मारिया ने झुरझुरी से ली और पीछे हट गई। मंदिर का दरवाजा अभी तक खुला था और जैसे मारिया को अंदर बुला रहा था। मारिया मंदिर के अंदर दाखिल हो गई। पहले तो उसे अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया। किसी जानिब अंदर रोशनी की एक सफेद पत्ती सी किरण आ रही थी जिसने अंधेरे को दूर कर रखा था। मंदिर की छत ऊंची थी। दीवारों पर पत्थर के बुत बने हुए थे। मूर्तियां भी थीं। कोने में चबूतरे पर एक औरत की बड़ी सी मूर्ति बनी थी जिसके गले में माला थी और माथे पर सिंदूर मला हुआ था। उस औरत के बाल खुले थे और हाथ में अकतारा पकड़ा हुआ था। ये मूर्ति बड़ी खस्ता हो रही थी। एक हाथ की उंगलियां और एक कान भी टूटा हुआ था। मारिया मोती के पास आकर उसे झुककर गौर से देखने लगी। एकदम उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। मूर्ति की शक्ल में हूबहू उसकी अपनी शक्ल से मिलती जुलती थी। वो बिल्कुल मारिया थी जो पत्थर बनी गले में माला डाले हाथ में अकतारा लिए खड़ी थी। या खुदा, ये मैं क्या देख रही हूँ, मारिया ने दिल में सोचा और मूर्ति के अकब में आकर गौर से देखने लगी। पीछे एक छोटी सी खिड़की थी जिसके पट बंद थे। मारिया को राज मालूम करने की बड़ी आदत थी। उसने पहले तो खिड़की के पास कान ले जाकर सुना कि अंदर से कोई आवाज तो नहीं आ रही। फिर उसने आहिस्ता से जोर लगाकर खिड़की खोल दी। अंदर से ठंडी हवा का झोंका तेजी से आया और मारिया के चेहरे से टकराकर गुजर गया। अचानक अंदर से किसी औरत की चीख की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ बचाओ। औरत होने के नाते से मारिया वहां न ठहर सकी। वो बेधड़क खिड़की में से अंदर चली गई। अंदर सीढ़ियां नीचे जाती थी। एक खुली जगह थी जहां छत से एक लोहे की जंजीर लटक रही थी। उसके साथ एक खूबसूरत औरत बंधी हुई थी। एक मोटा काला भद्दा आदमी हंटर लेकर पास खड़ा था और हंटर से उसे मार रहा था। औरत के जिस्म पर हंटर लगता तो वो चीख कर वावेला मचाती। सामने दीवार के साथ एक बड़ा सरदार मोटा अपने साथियों को लेकर जमीन पर बैठा खोए के लड्डू खा रहा था और हंस हंस कर कह रहा था, जब तक ये हरामजादी देवी के खजाने का पता नहीं बताती इसकी चमड़ी उधेड़ डालो मार मार कर। औरत ने रोते हुए कहा, सरदार जी, भगवान की कसम ले लो, मुझे देवी जी के खजाने का कुछ पता नहीं। मेरा बाप देवी जी के मंदिर का पुजारी जरूर था, पर मरते समय वो मुझे कुछ नहीं बता गया। उस मोटे काले भद्दे पुजारी ने कहकर लगाया, बकती है तू, अभी तेरा बाप आकर बता देगा। चलाओ हंटर। तड़ाक तड़ाक हंटर पड़ने लगे और औरत की चीखें गूंजने लगी। अब तो उसके जिस्म पर जख्म आ गए थे जिनमें से आहिस्ता आहिस्ता खून रिसने लगा था। मारिया को औरत पर बड़ा तरस आया। मामला जो कुछ भी था, सबसे पहले तो वो औरत को जुल्म से निजात दिलाना चाहती थी। चुनाचे वो लपक कर मोटे काले जल्लाद के पास आई और उसके हाथ से हंटर खींचकर लहराया और पूरी ताकत से उसके मुंह पर चढ़ रहा। मोटे जल्लाद ने बुखलाकर एक पटखनी खाई और दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ा। हंटर चूंकि मारिया के हाथ में आ गया था इसलिए गायब हो चुका था। वो मोटा सरदार और उसके दूसरे साथी अपनी जगह से उठे और भागकर जल्लाद के पास आए। क्या हुआ कमबख्त, तुझे जमीन पर किस तरह गिर पड़ा? उस मोटे काले भद्दे पुजारी ने जल्लाद को उठाने की कोशिश की, मगर देखा कि उसके चेहरे पर गहरा जख्म आया था। खून मुसलसल बह रहा था और वो बेहोश हो चुका था। इसका हंटर कहाँ है? मालूम होता है इस औरत ने ही हंटर छीनकर इस पर हमला किया था। उस मोटे काले भद्दे
पुजारी ने संजीदगी से गौर किया और बोला, इस औरत के तो हाथ बंधे हुए हैं, ये हंटर कैसे छीन सकती है? और हंटर तो इसके हाथ में भी नहीं है, फिर हंटर कहाँ चला गया? जंजीरों के साथ बंधी हुई औरत भी हैरान और शशदर खड़ी थी। वो मुंह से श्लोक बुड़बुड़ा रही थी। उसे यकीन था कि देवी जी खुद आ गई हैं और उन्होंने उसे उन जालिमों से बचाने की कोशिश की है। उस मोटे काले सरदार ने जल्लाद को होश में लाने की बड़ी कोशिश की, मगर मारिया के पूरे हाथ का पड़ा हुआ हंटर भला उसे होश में आने देता था? वो तो यूं लग रहा था जैसे अगले जहान को सुधार गया है। उस मोटे काले सरदार के साथियों में से एक बदमाश किस्म का आदमी उठा। उसने जल्लाद को झुककर गौर से देखा और फिर जंजीरों में जकड़ी औरत के पास जाकर बोला, जलील औरत, तूने ही हमारे भाई को हलाक किया है, मैं तुम्हारी दोनों टांगे काट दूंगा। और फिर उस बदमाश ने तलवार खींचकर हवा में लहराई। करीब था कि वो भरपूर हमला करके औरत की दोनों टांगे धड़ से अलग कर दे कि मारिया ने पीछे से उसकी पीठ पर इस जोर की लात मारी कि वो तलवार समेत उछलकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और उठ ही रहा था कि दूसरे आदमी ने दौड़कर औरत के सीने में खंजर मारना चाहा। मगर मारिया तो पूरी तरह से चौकस हो गई थी और उसने फैसला कर लिया था कि मजलूम औरत को जरूर बचाएगी। उसने जमीन पर गिरी हुई तलवार उठाई और भागते हुए बदमाश के सीने में उतार दी। एक चीख के साथ वो आदमी जमीन पर गिरा और तड़पते तड़पते ठंडा हो गया। यह हाल देखकर वो मोटा सरदार और दूसरे लोग डर कर बाहर को भागे। थोड़ी देर बाद मारिया उस कमरे में अकेली रह गई। सिर्फ 3 लाशें जमीन पर पड़ी थी और एक औरत जंजीर के साथ बंधी हुई थी। मजलूम औरत अब ऊंची आवाज में कह रही थी, जय देवी बम्बा सीतावती, जय देवी बम्बा सीतावती। उसे यकीन था कि यह काम देवी जी का है, वो खुद उसकी मदद को वहां आ गई है। मारिया भी उसके यकीन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने आगे बढ़कर मजलूम औरत की जंजीर खोल दी। वो औरत हाथ बांधकर सर झुकाए खड़ी हो गई। उसके बाजू पर हंटर के निशान थे, जहां से कहीं कहीं खून रिस रहा था। वो खौफ और अकीदत से कांप रही थी, क्योंकि उसने देवी यानी मारिया के हाथों को अपने जिस्म पर महसूस किया था। उन हाथों ने उसे संभाला देकर दीवार के साथ बिठा दिया, लेकिन देवी उसे नजर नहीं आ रही थी। साफ जाहिर था कि ये देवी बम्बा सीतावती ही हो सकती है। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो कह रही थी, देवी सीतावती, मेरे भाग जागे जो आपने आकर मुझे मुसीबत से निकाला, क्या आप मुझे दर्शन न देंगी? बहन, मैं अगर मजबूर ना होती तो मैं जरूर दर्शन देती, मारिया ने कहा, मगर शिव जी का हुक्म है, किसी के सामने मैं जाहिर नहीं हो सकती। औरत ने सर झुका दिया। मारिया ने पूछा, ये बताओ कि ये लोग तुमको कहाँ से पकड़ कर लाए थे? औरत ने कहा, देवी सीतावती, आपको तो बहुत कुछ मालूम है, फिर आप क्यों पूछती हैं? मारिया ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। औरत बोली, देवी सीतावती, मेरा बाप इस मंदिर का पुजारी था। किताबों में लिखा है कि उस मंदिर के तहखाने में किसी जगह खजाना दफन है, देवी की बल्कियत है। जो मेरा बाप शायद जानता था कि खजाना किस जगह दफन है, मगर उसने मुझे कभी नहीं बताया था। मेरा बाप मर गया तो इन लोगों ने, जो इस मंदिर के साधु संत थे, मुझे पकड़कर यहाँ कैद कर दिया। वो मुझसे खजाने का पता पूछते और मारते। अगर आज आप ना आ जाती तो ये लोग मुझे आज खत्म करके ही दम लेते। मारिया ने कहा, क्या तुमने कभी यहाँ किसी ऐसे आदमी को भी देखा है जिसकी आंखें नाक की तरह थी? मारिया उस औरत से नाक के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती थी, लेकिन ऐसे लगता था कि उस औरत को कुछ भी मालूम नहीं था। कहने लगी, नहीं देवी, मैंने ऐसे किसी आदमी को भी नहीं देखा। क्यों देवी, क्या ऐसा आदमी आसमानों से यहाँ गया है? मेरा बाप कहा करता था कि इस मंदिर में एक ऐसा आदमी कभी ना कभी आएगा जिसकी आंखें सांप की आंखें होंगी, जो देवताओं का दोस्त होगा। मारिया ने पूछा, तुम्हारे बाप ने कुछ और भी बताया था? नहीं देवी सीतावती, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताया था। मारिया ने कहा, कि आप तुम इस मंदिर में रहना पसंद करोगी? नहीं देवी, अब मेरा यहाँ कौन है? फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं अपने भाई के पास चली जाऊंगी। मारिया ने पूछा, वो कहाँ रहता है? अंबा जिला खेर के गाँव में। मारिया ने कहा, क्या तुम अकेली वहाँ पहुँच जाओगी? औरत बोली, देवी, उस गाँव के रास्ते में एक जंगल पड़ता है, मुझे उस जंगल से बहुत डर लगता है। तो फिर चलो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़े आती हूँ, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में किसी को मेरे बारे में न बताना कि देवी सीतावती तुम्हारे साथ साथ सफर कर रही है। बहुत बेहतर देवी जी, मैं हरगिज जुबान नहीं खोलूंगी। बस मारिया ने इस ख्याल से कि औरत दर बदर न हो जाए, उसे साथ लिया और मंदिर से बाहर निकल आई। यहाँ से हमें किस सवारी पर चलना होगा? मारिया ने पूछा। औरत ने कहा, यहाँ से 3 कोस पर एक गाँव है, वहां पहुंचकर हमें घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी जो रतलाम रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देगी। फिर वहां से हमें ट्रेन में सवार होकर खेर शहर तक जाना होगा। खेर से एक जंगल बीच हमारा गांव अंबा आता है। 3 कोस तक मारिया उस औरत के साथ पैदल चलती गई। एक गांव आ गया। उस गांव से औरत ने घोड़ा गाड़ी हासिल की। दोनों उस पर सवार होकर रतलाम के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन चल में अभी कुछ देर थी। उन्होंने टिकट लिए और एक डिब्बे में बैठ गई। औरत कोने में बैठ गई। मारिया भी उसके सामने खाली सीट पर बैठ गई। वो किसी को नजर नहीं आती थी, इसलिए उसकी सीट खाली नजर आ रही थी। इतने में एक मोटी तोंद वाला सेठ आया और सीधा आते ही मारिया जहां बैठी थी वहां धम से बैठ गया। अगर मारिया जल्दी से उठकर परे ना हो जाती तो उसका उस मोटे सेठ के नीचे दब कर कचूमर ही निकल जाता। औरत का कुछ पता ना चला, क्योंकि वो तो मारिया को देख ही नहीं सकती थी। वो बार बार इधर उधर तक रही थी, जैसे मालूम करना चाहती हो कि देवी कहाँ है, मौजूद भी है या नहीं। मारिया ने उसकी परेशानी को भांप लिया और करीब आकर कान के पास मुंह ले जाकर कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ सफर कर रही हूँ। यह सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई। रेल ने सीटी दी और चल पड़ी। चक चक करती रेल प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़कर खेतों में से गुजरने लगी। सारी रात ट्रेन सफर करती रही। सुबह जाकर वो खेर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। औरत डिब्बे में से बाहर निकल आई। अब वो ये मालूम करने को बेताब थी कि देवी भी उसके साथ नीचे उतरी है कि नहीं। मारिया नीचे उतर आई, मगर मोटे सेठ की वजह से वो सारा रास्ता डिब्बे में खड़ी सफर करती रही। उसे सेठ पर बड़ा गुस्सा था। उसने देखा कि मोटा सेठ कुली के आगे आगे पेट पर हाथ फेरता चला जा रहा था।
मारिया ने भागकर सेठ की पीठ पर बड़े जोर से एक टांग मारी। मोटा सेठ धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा और कुल्ली को गालियां देने लगा। हरामी, तूने मुझे धक्का दिया है। वहां अजीब तमाशा बन गया। कुल्ली कसमें खा रहा था कि मैं सेठ को कैसे धक्का दे सकता हूँ, मेरे सर पर तो सामान लदा था। फिर तेरे बाप ने मुझे लात मारकर नीचे गिराया है। कुल्ली परेशान था। मारिया हंस रही थी। उसने कुल्ली की जान छुड़ाने के लिए आगे बढ़कर इतने जोर से मोटे सेठ के मुंह पर तमाचा मारा कि वो बिलबिला उठा। हाय, मैं मारा गया। कुल्ली खौफ खाकर पीछे हट गया और बोला, अब कहो सेठ, किसने मारा है? सब लोग डर कर वहां से भाग गए। औरत परेशानी से इधर उधर तक रही थी। मारिया उसके करीब जाकर आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हारे पास हूँ, चलो। औरत के चेहरे पर रौनक आ गई। स्टेशन से निकलकर वो शहर में आ गए। मारिया ने कहा, जंगल के सफर के लिए हमें खाने पीने के लिए कुछ साथ ले चलना चाहिए। हाँ देवी, उस जंगल में कोई चश्मा और बेलदार दरख्त नहीं है, सिर्फ शिकार बहुत मिलता है। मारिया ने कहा, ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। औरत को खंबे के नीचे बेंच पर बिठाकर मारिया सामने वाले बाजार में आ गई। एक दुकान पर खाने पीने की चीजें बिक रही थी। मारिया ने एक टोकरी पकड़कर कुछ बुने हुए गोश्त के टुकड़े उठाए और टोकरी में रख लिए। दुकानदार ने एक थाल में से गोश्त के पार्चे गायब होते देखे तो हैरान जरूर हुआ, आंखें मलने लगा। फिर सोचा, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? भला ये कैसे हो सकता है कि थाल में रखे हुए गोश्त के टुकड़े गायब हो जाएं? इतने में मारिया ने सोडा वाटर की 10-12 बोतलें भी उठाकर टोकरी में रख लीं। अब तो दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो गया? बोतलें कौन उठाकर ले गया? मारिया ने उसकी परेशानी देखी तो करीब आकर उसके सर पर एक चपत लगाकर कहा, मैं ले गई हूँ ये सारी चीजें। तुम दुकानदार सिर्फ इतना ही कह सका और गिरकर बेहोश हो गया। मारिया ने ये सारी चीजें गधे पर लादी और औरत के साथ जंगल में से गुजरना शुरू कर दिया। ये जंगल सचमुच बड़ा घना जंगल था। दिन के वक्त भी बड़ा अंधेरा था। दोपहर तक वो जंगल में सफर करती रहीं। फिर उन्होंने एक जगह दरख्तों के नीचे रुककर खाना खाया और औरत ने कहा, मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। मारिया ने कहा, जरूर जरूर, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी निगरानी करती हूँ। औरत दरख्त से टेक लगाकर सो गई। मारिया पास ही बैठ गई, अंबर के और नाग के बारे में सोचने लगी, गौर करने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसे ख्याल आया, क्यों ना वो जंगल में जरा चल फिर कर देखे। हो सकता है यहाँ कोई ऐसा खुफिया मंदिर हो जहाँ अंबर और नाग से मुलाकात हो जाए। चुनाचे मारिया ने उस औरत को सोता छोड़ा और जंगल में टहलते टहलते जरा दूर निकल गई। अब ऐसा हुआ कि वहां से 4 ठगों का गुजर हुआ। उन्होंने जो एक जवान औरत को जंगल में अकेली सोते हुए देखा तो रुक गए और सोचा कि क्यों ना उसे पकड़कर ले जाएं और आगे चलकर किसी सेठ या पटेल के पास बेचकर दौलत कमाएं। बस उन्होंने औरत को बेहोशी की दवाई सुंघाई, उठाकर घोड़े पर डाला और आगे रवाना हो गए। मारिया ने वापस आकर औरत को गायब पाया तो परेशान हो गई। फिर जब वहां घोड़ों के खुरों के निशान देखे तो उन पर चल पड़ी। घोड़ों के सुमों के निशान उसे जंगल से बाहर एक खेत में ले आए, जिसके आखिर में एक पुराना मकान था। मारिया ने यहाँ आकर देखा कि मकान खाली है, आगे दरिया आ गया। ठग उस औरत को लेकर यहाँ कश्ती में बैठकर दरिया पार कर गए थे। मारिया भी कश्ती में सवार हुई और दरिया पार करके दूसरे किनारे पर आ गई। यहाँ से दूर एक उसे गांव दिखाई दिया। समझ गई कि अंबा गांव यही होगा, मगर सबसे पहले औरत को तलाश करना जरूरी था। मगर अब मारिया के लिए घोड़ों का सुराग निकालना भी मुहाल था। मजबूर होकर एक तरफ को रवाना हो गई। मारिया को यकीन था कि ठग उस गांव की तरफ नहीं गए होंगे। बस वो गांव के करीब से होकर आगे निकल गई। अब छोटी छोटी टिगरियां आ गई। फिर एक नदी आई जो खुश्क पड़ी थी। अचानक मारिया ने देखा कि उस नदी में घोड़ों के सुमों के निशान आगे जा रहे हैं। मारिया बहुत खुश हुई। औरत का सुराग मिल गया था। वो उन निशानों के साथ साथ आगे चलने लगी। खुश्क नदी काफी दूर तक चली गई थी। गर्मी काफी थी। मारिया को चलते चलते पसीना आ गया। उसको प्यास भी लग रही थी। उसके पास पीने को कुछ भी नहीं था। घोड़ों के सुमों के निशान एक जगह नदी से बाहर निकल गए। मारिया भी खुश नदी से बाहर निकल आई। सामने जो देखा तो एक पुराने किले का खंडर सा दिखाई दे रहा था। उसने इलाके की पहाड़ी टिकरियों में छोटे छोटे पुराने किलों के खंडर बहुत थे। उन खंडरों में कहीं डाकुओं ने अपना मस्कन बसा रखा था और कहीं चमगादड़ या उल्लू रहा करते थे। रातों को कहते हैं उन पुराने किलों से औरतों के रोने और कभी कहके लगाने की आवाजें आती रहीं। आबादी आसपास कहीं भी नहीं थी। मारिया ने देखा कि घोड़ों के सुमों के निशान एक खंडर में चले गए हैं। मारिया रुककर उस किले के खंडर को गौर से देखने लगी, जिसके दरवाजे की ईंटें जगह जगह से उखड़ चुकी थी। सामने वाली बालकनी का छज्जा आधा गिर गया था। पीपल का एक दरख्त किले की फसील में से निकलकर साया किए हुए था। मारिया दरवाजे में दाखिल हो गई। ठंडी हवा से लगी। फिर उसने पानी गिरने की हल्की हल्की आवाज सुनी। उसे सख्त प्यास लग रही थी। वो पानी की आवाज पर एक ऐसे कोने में पहुंची जहां पत्थरों में पानी टपक रहा था। ये कुदरती चश्मा था। मारिया ने औंक से पानी पिया। पानी बड़ा ठंडा और मीठा था। अभी मारिया ने पानी पिया ही था कि उसे किसी औरत की सिसकियों की आवाज आई। मारिया चौंकी। ये जरूर उसी औरत की आवाज थी। वो उधर को लपकी। अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ दूर जाकर एक पुराना दरवाजा आया, जिसके बाहर ताक में दिया चल रहा था। हल्की रोशनी की वजह से मारिया ने देखा कि दरवाजा खुला है और अंदर एक कोने में वही औरत जमीन पर बाल खोले बैठी है। इर्द गिर्द 4 ठग बैठे हंस रहे हैं और उस औरत को गालियां बक रहे हैं। मारिया से ये बेइज्जती बर्दाश्त न हो सकी। वो उस मजलूम औरत के पास गई और उसके कान में कहा, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ। औरत के मुंह से बेख्तियार खुशी से चीख निकल गई, देवी तुम? ठग चौंके। कौन देवी? किसको याद कर रही हो बदबख्त? ठगों के सरदार के इस जुमले पर औरत ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं सरदार, मैं देवी से आप लोगों के लिए दुआ मांग रही थी। सब ठग कह के लगाने लगे। सरदार ने कहा, शाबाश, इस तरह रहोगी तो बड़ी खुश रहोगी। इतने में एक ठग उठकर औरत के पास आया और बोला, सरदार मुझे इजाजत है कि मैं इस औरत को एक हंटर मार सकूं। सरदार ने तलवार लहराकर कहा, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो,
तुम अगर चाहो तो इस औरत का सर कलम कर सकते हो। मैं ऐसा ही करूंगा सरदार, मैं इस औरत का सर कलम करूंगा, मुझे इसका बड़ा शौक है। क्या इजाजत है तुम्हारी? सरदार इनकार नहीं कर सकता था, फौरन बोला क्यों नहीं, तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है। उस ठग ने तलवार निकाल ली और लहराता वो औरत के सर पर आकर खड़ा हो गया। मारिया घबरा गई, औरत डर के मारे बेहोश हो गई थी। ठग तलवार से औरत की गर्दन उड़ा ही नहीं वाला था कि मारिया उसके सर पर पहुंच गई। उसने आते ही ठग के हाथ से तलवार छीन ली और उसकी गर्दन उड़ा दी। अपने साथी की गर्दन उड़ते देखकर बाकी ठग अपनी अपनी जगहों पर दहशत ज़दा होकर खड़े हो गए। ये क्या हो गया सरदार? एक ठग ने कहा। सरदार खुद परेशान था, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या ये किसी बदरू की कारस्तानी है? एक ठग ने कहा। सरदार मैं इस औरत से अपने साथी की मौत का बदला लूंगा, मैं इसका सर काटूंगा। इससे पहले कि सरदार उसे मना करता, वो शख्स इंतकाम की आग में अंधा होकर तलवार सौंधकर औरत की तरफ बढ़ा। चाहता था कि औरत का सर उड़ा दे कि मारिया पहले ही वहां तैयार खड़ी थी। उसने तलवार का भरपूर हाथ मारकर दूसरे ठग की भी गर्दन उड़ा दी। अब बाकी ठग वहां से भागने की तैयारियां करने लगे। सरदार खौफ के मारे कांप रहा था। सरदार, मारिया ने बुलंद आवाज में कहा, जालिम लोगों, अगर तुमने अपनी जान के मान चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा अशर भी यही होगा। ठगों ने जो मारिया की गैबी आवाज सुनी तो दंग होकर रह गए, कभी दीवारों को कभी छत को तकने लगे। सरदार ने हाथ बांधकर कहा, ए बदरू, हम अभी चले जाते हैं, और बाकी ठग वहां से निकलने लगे। मारिया ने जोरदार आवाज में कहा, वो घोड़े यहीं छोड़ जाओ दो। ठग वहां से भागे। जाती दफा वो 2 घोड़े वहां छोड़ गए। सोच रहे थे कि शायद इस बदरू को भूख लगी है और वो घोड़े हड़प करना चाहती है। मारिया ने औरत के मुंह पर पानी के छींटे देकर उसे जगाया। वो होश में आते ही बोली, देवी कहाँ हो? मारिया ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ। ठग कुछ भाग गए, जिन्होंने तुम्हें मारना चाहा था वो खुद मर गए। चलो अब हम तुम्हारे गांव चलते हैं, हमारे पास दोनों घोड़े मौजूद हैं। बस मारिया उस औरत को लेकर गांव की तरफ चल पड़ी। अब जरा अंबर की तरफ चलते हैं। अंबर को हम मंजरिया, शिवाजी और भोपत डाकू के गार में छोड़ आए थे, जहाँ डाका मारने का प्रोग्राम बन रहा था। अंबर ने उन्हें कहा, मैं चोरी, डाका, कत्ल वगैरह के खिलाफ हूँ। तुम लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि ये काम छोड़कर इज्जत की कमाई करो, मगर चूंकि तुम बाज आने वाली जिनस नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मगर चोरी, डाके वगैरह में शरीक नहीं होऊंगा। अब अगर किसी ने मुझे तंग किया और मुझ पर हमला किया तो पिस्तौल चलाने से बाज नहीं आऊंगा। भोपत डाकू हंस पड़ा। अरे मेरे भाई अंबर, तुम कैसी बातें करते हो यार ये कत्ल वगैरह तो हम ऐसे लोगों को करते हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। अंबर ने कहा, फिर भी तुम्हें किसी इंसान को कत्ल करने का कोई हक नहीं है। शिवाजी हंसा। अरे भाई, तुम कैसी दकियानुसी बातें करते हो? अंबर ने कहा, चाहे तुम कुछ भी कह लो, इतना जरूर याद रखो, अगर तुम गंदम बोओगे तो गंदम ही काटोगे। अगर किसी पर जुल्म करोगे तो कुदरत तुमसे उसका एक न एक दिन बदला जरूर लेगी। भोपत डाकू ने राइफल हवा में लहराकर कहा, शाबाश अंबर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, चलो साथियों, आज की रात अर्जुनपुर जाकर वहां के सेठ को लूटा जाए, क्या ख्याल है? सब एक साथ बोले, बड़ा अच्छा ख्याल है। चारों डाकू भोपत की सरदारी में शाम होते ही गार से निकलकर अर्जुनपुर की तरफ रवाना हो गए। अंबर भी घोड़े पर सवार, मुंह पर ढाटा बांधे उनके साथ साथ था। अर्जुनपुर वहां से 10-12 कोस के फासले पर था। वहां बरला नाम का एक सेठ रहता था, जिसका तेल निकालने का कारखाना था। भोपत डाकू ने सुन रखा था कि वो बड़ा जालिम आदमी है और अपने मजदूरों और गरीब लोगों के साथ बड़ा जुल्म करता है। उनके जानवर उठाकर ले जाता है, उन्हें मजदूरी कम देता है और जो उसके खिलाफ बोलता है उसे अपने गुंडों से कत्ल करवा देता है। अब तक वो कई लोगों को कत्ल करा चुका था। उस सेठ ने भोपत डाकू के एक रिश्तेदार को भी कत्ल करवा दिया था। आधी रात को दूर अर्जुनपुर गांव की रोशनी नजर आई। गांव से बाहर सेठ बिरला का तेल का कारखाना था। इसकी चिमनी के ऊपर बिजली का बल्ब रोशन था और दूर से नजर आ रहा था। भोपत ने शिवाजी से कहा, सेठ बिरला इस वक्त तेल के कारखाने में ही होगा, क्या ख्याल है? कारखाने में चलकर देख लेते हैं पहले, शिवाजी ने मकराना हंसी के साथ कहा। कारखाने में उस वक्त सेठ बिरला का मुंशी दिन भर का हिसाब किताब रजिस्टर पर चढ़ा रहा था। मजदूर जा चुके थे, सिर्फ चौकीदार बंदूक लिए दरवाजे में बैठा उंग रहा था। इतने में खड़ाक हुआ। मुंशी ने आंख उठाकर देखा, सामने लाल लाल आंखों वाला भोपत डाकू अपने साथियों के साथ खड़ा था। एक ने चौकीदार की गर्दन पर पिस्तौल रख दिया। मुंशी तो डर के मारे कांपने लगा। भोपत ने उसके सर पर हल्की सी चपत मारकर कहा, बच्चू, तिजोरी की चाबियां कहाँ हैं? मुंशी ने थरथराते हुए कहा, वो तो सेठ अपने साथ ले जाते हैं। भोपत डाकू ने बंदूक का कंधा मुंशी की गर्दन पर मारा। मुंशी गिर पड़ा, उठा और जल्दी से चाबियां निकालकर भोपत के हवाले कर दी। भोपत ने तिजोरी खोलकर सारा माल थैले में भर लिया, फिर बोला, सेठ कहाँ है? मुंशी ने सहमे हुए कहा, चला गया है, घर पर है। भोपत ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, डरते क्यों हो? चलो साथियों, जरा सेठ की खबर लें। अंबर भी उनके साथ ही सेठ के मकान पर आ गया। भोपत ने धड़ाक से दरवाजा खोल दिया और आवाज दी, सेठ बिरला बाहर आ जाओ, नहीं तो सारे मकान को आग लगा दूंगा। बिरला कोठे में अभी सोने ही लगा था। भोपत की आवाज पर सहम कर रह गया, जल्दी से नीचे आया, हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसका बेटा भी वहां आ गया। भोपत ने कहा, सेठ बिरला, हम तुमसे तुम्हारे जुल्म का बदला लेने आए थे, चलो सामने दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ। औरतें शोर मचाने लगी, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो। भोपत ने इशारा किया। शिवाजी ने बंदूक चला दी। सेठ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और ठंडा हो गया। शिवाजी बोला, सरदार, इस सांप के बच्चे को भी हलाक कर देना चाहिए। भोपत ने कोई जवाब न दिया। अंबर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, ये बच्चा मासूम है, इसको मत मारो।
मगर शिवाजी पिस्तौल लेकर उसकी तरफ बढ़ा। अंबर ने बंदूक का निशाना बांधकर शिवाजी के सीने में गोली उतार दी। धाएं से शिवाजी जमीन पर गिरा और तड़प कर ठंडा हो गया। भूपत गुस्से से लाल सुर्ख हो गया, मगर मजबूर था। अंबर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सिर्फ इतना ही कह सका, तुमने अच्छा नहीं किया अंबर, मेरे एक बेहतरीन साथी को हलाक कर दिया। अंबर ने कहा, यह जालिम था। जालिम लोगों को इस जमीन पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। भूपत का साथी मंजरिया आगे आ गया। तुम कौन होते हो इंसाफ करने वाले? अंबर ने बंदूक की नाल उसकी तरफ मोड़कर कहा, मैं अंबर हूं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें ठंडा कर सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो तुम्हारे सरदार भूपत टाकू को भी हलाक कर सकता हूं और तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूं। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने आइंदा बेगुनाह मासूम लोगों पर हाथ उठाया तो तुम्हारा अभी हशर शिवाजी वाला होगा। भूपत समझदार था। मौका को समझते हुए मुस्कुराकर बोला, यार अंबर, तुम तो नाराज हो गए। फिर अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, चलो वापस चलो। सारे डाकू वापस गार में आ गए। वो काफी रुपया लूट कर लेकर आए थे। मंजरिया डाकू अपने साथी की मौत पर बड़ा अफसोस कर रहा था। उसने दूसरे दिन भूपत से बात की तो वो बोला, दुख तो मुझे भी बहुत हुआ है, मगर मुसीबत यह है कि हम इस अंबर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मंजरिया बोला, हम देवी माता से जाकर फरियाद करते हैं। हम उसके पुजारी हैं, वो जरूर कोई राह समझाएगी। मशवरा तो ठीक है, चलो देवी माता के मंदिर में चलते हैं। शाम को भूपत और मंजरिया देवी माता के मंदिर में आ गए। उन्होंने नारियल तोड़कर नजराना चढ़ाया और हाथ बांधकर मंजरिया ने कहा, देवी माता, अंबर ने हमारे साथी को मार डाला है। हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसा गुर बताओ कि उस शख्स को हलाक कर सके। देवी की मूर्ति में से आवाज आई, तुमने जुल्म किया है, तुम लोग जुल्म करते हो, नाक इंसानों का घर लूटते हो, बच्चों बड़ों को मारते हो। अंबर ने जो कुछ किया ठीक किया है। तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अमर है, उसको बड़े अजीम देवताओं की दुआ मिली हुई है। तुम उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उसने अभी तक तुम्हारा लिहाज किया और तुम्हें कुछ नहीं कहा। जाओ और आइंदा से उसके बारे में कोई बात ना सोचना। भूपत और मंजरिया डर कर देवी के मंदिर से वापस आ गए। वो बड़े परेशान थे और डरे हुए भी, क्योंकि देवी ने भी अंबर की हिमायत कर दी थी। रात को उन्होंने फिर आपस में सलाह मशवरा करके फैसला किया कि बड़े राजगुरु से मशवरा किया जाए। अगले रोज अंबर को गारी में छोड़कर वो किसी बहाने शहर के वाले मंदिर में राजगुरु के पास पहुंचे और सारी बात खोलकर बयान कर दी। राजगुरु बड़ा दाना हकीम था। उसने कहा, अंबर को तुम लोग हलाक तो नहीं कर सकते, मगर बेहोश करके उसको दरिया में जरूर फेंक सकते हो। इस तरह वो दरिया में बहते बहते समंदर में जा गिरेगा। मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जिसकी वजह से वो कभी होश में नहीं आएगा और यूं वो मुर्दा ही रहेगा और तुम्हारे इंतकाम की आग भी ठंडी हो जाएगी। ये तरकीब सुनकर भूपत और मंजरिया बड़े खुश हुए। उन्होंने राजगुरु को सोने के सिक्के पेश किए और दवाई लेकर वापस गार में आ गए। सुबह उठते ही उन्होंने दवाई दूध में डालकर अंबर को पिला दी। दूध पीते ही अंबर बेहोश होकर गिर पड़ा। भूपत और मंजरिया ने उसे घोड़े पर डाला और दरियाई खेर में जाकर फेंक दिया। मेरे साथी को हलाक करने वाले का यही अंजाम होता है। अंबर को दरिया में फेंक कर दोनों डाकू वापस आ गए और किसी दूसरे गांव में डाका डालने का प्रोग्राम बनाने लगे। उधर मारिया ने उस औरत को उसके घर पहुंचा दिया और वापस हुई। गांव में मारिया ने कपड़े तब्दील किए, गुस्ल किया, कुछ देर आराम किया और ताज़ा दम होकर अपने साथियों यानी अंबर और नाग की तलाश में निकल खड़ी हुई। चलते चलते उसे शाम हो गई। वो घोड़े पर सवार थी और जंगल में से गुजर रही थी। जब शाम हुई तो वो जंगल से बाहर आ गई। सामने क्या देखती है कि दूर एक गांव में रोशनी हो रही है। गौर से देखा तो ये रोशनी आग के शोलों की थी। मारिया ने घोड़े का रुख उस तरफ कर दिया। करीब जाकर मालूम हुआ कि डाकू भूपत ने गांव लूटकर आग लगा दी और एक सेठ की जवान लड़की को उठाकर ले गया। सेठ और उसकी बीवी सर पर खाक डालकर रो रहे थे। मारिया को बड़ा दुख हुआ कि ये कैसे जालिम डाकू हैं कि कत्ल गारत भी करते हैं और लोगों की लड़कियों को भी उठाकर ले जाते हैं। मारिया किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि डाकू किधर गए हैं। बहरहाल वहां से सिर्फ इतना मालूम हुआ कि डाकू सामने वाले जंगल में गए हैं, वही उनकी कमीगाह है। मारिया जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। जंगल बड़ा घना और भयानक था। दूर से शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। शेर ने भी शायद घोड़े की बू पाली थी। वो घोड़े की तरफ यानी मारिया की तरफ बढ़ रहा था। अभी वो बहुत दूर से आ रही थी और आवाज बिल्कुल करीब आ गई। मारिया को खूब मालूम था कि जब तक वो घोड़े पर सवार है घोड़ा शेर को नजर नहीं आएगा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि शेर तो उसकी बू पर चला रहा है। यही हुआ। मारिया एक जगह पहुंची तो अचानक सामने से शेर निकल आया और गुर्राने लगा। उसे घोड़े और इंसान दोनों की बू आ रही थी। अब मारिया परेशान हो गई। उसकी जान को भी खतरा था। शेर उसे भी घोड़े के साथ फाड़ कर खा सकता था। उसने ऊपर देखा, एक दरख्त की शाख लटक रही थी। मारिया ने उछलकर दरख्त की शाख पकड़ी और ऊपर चढ़ गई। उसके ऊपर चढ़ते ही घोड़ा जाहिर हो गया। शेर ने अपने सामने जूं ही घोड़े को देखा तो जोर से गरजा। शेर कई रोज से भूखा था। वो घोड़े पर छलांग लगाकर झपटा और उसे चीर फाड़ कर फेंक दिया और मजे लेकर खाने लगा। मारिया दरख्त पर बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। शेर का जब पेट भर गया तो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मारिया दरख्त पर से नीचे उतर आई। वो घोड़े की सवारी से जरूर महरूम हो गई थी, लेकिन उसकी अपनी जान तो बच गई थी। उसने सोचा कि इसी जगह जंगल में पड़कर रात गुजार लेनी चाहिए। वो रात बसर करने के लिए कोई मुनासिब जगह देख रही थी कि उसने दो घुड़सवारों को तेजी से गुजरते देखा। अंधेरे में वो उनकी शक्लें न देख सकी। दो साए उसके आगे से घोड़े दौड़ाते हुए गुजर गए। मारिया ने सोचा कि जरूर यही वो डाकू हैं जिन्होंने सेठ की बेगुनाह लड़की को अगवा कर रखा है। मारिया उनके पीछे पीछे चल पड़ी। आधी रात के बाद तक मारिया चलती रही। अब वो जंगल से बाहर निकल आई थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे।
सामने काले काले पहाड़ खड़े थे। उनके दामन में एक जगह दूर से मारिया को घोड़े के हुनहुनाने की आवाज सुनाई थी। मारिया का माथा ठनका। हो ना हो डाकू इसी जगह होंगे। जिधर से घोड़े के हुनहुनाने की आवाज आई थी, मारिया उधर को चल पड़ी। क्या देखती है कि पहाड़ी के दामन में एक ऊंची तिरछी आगे को जरा झुकी हुई एक चट्टान है। सुबह की नीली नीली रोशनी फैल रही थी। उस धुंधली रोशनी में मारिया ने चट्टान के पास जाकर देखा कि एक कच्चा रास्ता चट्टान के अंदर जा रहा है। मारिया अंदर दाखिल हुई। अंदर से नमदार ठंडी हवा आ रही थी। एक बार फिर अंदर से घोड़े के हुनहुनाने की आवाज आई। जरूर डाकुओं का मस्कन यही है। मारिया दीवार के साथ साथ चलती गार के अंदर आ गई। अब उसे दो आदमियों के बातें करने की आवाज आने लगी। वो एक मोड़ घूमी तो क्या देखती है कि दरमियान में पत्थर पर दिया रोशन है। इर्द गिर्द पत्थरों पर 4 डाकू बैठे हैं। बंदूकें उनके आगे रखी हैं। सामने भोपत डाकू और मंजरिया डाकू ऊंची जगह पर बैठे हैं और एक जवान लड़की रस्सी से बंधी सजून के साथ खड़ी है। उसका सर झुका है, बाल खुले हैं और वो ज़ारों की तरह रो रही है और डाकुओं से रहम की भीख मांग रही है। भोपत गरज कर बोला, हम तुम पर रहम नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप ने हमसे 10 लाख रुपयों का वादा किया था, उसने रुपए नहीं दिए। हम तुम्हें दूसरे शहर जाकर फरोख्त कर देंगे। लड़की हाथ बांध कर बोली, मेरे बाप के पास जितने पैसे थे उसने तुम लोगों को दे दिए। उसके बावजूद तुमने सारे गांव को आग लगा दी। मंजरिया ने उठकर लड़की के मुंह पर जोर से तमाचा मारा। लड़की की चीख निकल गई और उसने बाप और माँ को याद किया। मंजरिया ने कहका लगाया, अरे ये माँ को याद करती है। भोपत बोला, एक और तमाचा लगाओ इसको। मंजरिया डाकू ने लड़की का मुंह तमाचे मार मार कर सुर्ख कर दिया। लड़की बेहाल सी हो गई। मारिया से यह मंजर देखा ना गया। वो आगे बढ़ी। पहला काम उसने ये किया कि जमीन पर से एक डाकू की बंदूक उठाई, मंजरिया के सर का निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। धाएं एक जोरदार धमाका हुआ। सारे डाकू अपनी अपनी जगहों से उछल पड़े। गोली मंजरिया डाकू के सर पर लगी और उसकी खोपड़ी उड़ाकर ले गई। मंजरिया डाकू की लाश जमीन पर बेसुध पड़ी थी और भोपत डाकू हवा में फायर करने लगा था। दूसरे डाकुओं ने भी मोर्चे संभाल लिए थे। वो ये समझ रहे थे कि पुलिस अंदर आ गई है। मारिया एक पत्थर के पीछे छुपकर बड़े आराम से बैठी थी। काफी देर बाद जब कोई सिपाही नजर न आया तो भोपत ने पत्थर के पीछे से निकलकर इधर उधर देखा। यहाँ तो पुलिस का कोई सिपाही नहीं है, फिर ये गोली किसने चलाई थी? सारे डाकू हैरान थे। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। भोपत ने मंजरिया डाकू की लाश को उठाकर दीवार के साथ लिटा दिया और उस पर कपड़ा डाल दिया। वो गुस्से से बिफरा हुआ था। मेरे साथी को हलाक करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सकता। भोपत डाकू बड़ा बहादुर डाकू था और उसने आज तक कभी किसी गरीब पर हाथ नहीं उठाया था। शिवाजी और मंजरिया डाकू ने उसे गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की थी। उसने लड़की को उसी वक्त आज़ाद कर दिया। देवी माता मुझसे नाराज़ है। भगवान ने यह गैबी इशारा था। मैं इस लड़की को आज़ाद करता हूँ। जाओ लड़की, तुम आज़ाद हो। फिर उसने 3 डाकुओं को उसके साथ करते हुए कहा, इस लड़की को इसके माँ बाप के घर पहुँचा कर आना। खबरदार गद्दारी मत करना। भोपत बहादुर और दानादार है। आइंदा वो किसी के बहलावे में नहीं आएगा और कभी किसी की माँ बहन के साथ जुल्म नहीं करेगा। तीनों डाकुओं ने लड़की को साथ लिया और गार से बाहर निकल आए। मारिया ने सोचा कि ये डाकू कमीने हैं और भोपत जैसे बहादुर और बात के पक्के नहीं होते, इसलिए इनके साथ चलना चाहिए ताकि लड़की की हिफाजत की जा सके। मारिया भी एक घोड़े पर सवार हुई और डाकुओं के पीछे पीछे चल पड़ी। तीनों डाकू लड़की को एक अलग घोड़े पर बिठाए उसके पीछे आ रहे थे। वो जंगल में दाखिल हो गए। जंगल घना था। दोपहर तक वो चलते रहे। मारिया उनके पीछे पीछे आ रही थी। एक जगह मारिया का घोड़ा हुनहुनाया। तीनों डाकू ने पीछे मुड़कर देखा। ये घोड़े की आवाज़ कहाँ से आई थी? एक डाकू ने पूछा। दूसरे ने कहा, आवाज़ तो मैंने सुनी थी मगर घोड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा। तीसरा बोला, मेरा ख्याल है हमारा वहम है। एक आदमी का वहम हो सकता है लेकिन घोड़े की आवाज़ तो हम तीनों ने सुनी है। लड़की भी कुछ परेशान सी हो गई क्योंकि घोड़े की हुनहुनाने की आवाज़ उसको भी आई थी। एक डाकू ने कहा, अरे भाई, ये हमारे किसी घोड़े की आवाज़ होगी। भाई, अगर किसी भूत ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया तो फिर हमारी खैर नहीं। तीनों ने कहका लगाया और लड़की की तरफ गौर से देखा। लड़की काम गई। असल में उन लोगों की नीयत खराब हो गई थी। उन्होंने आपस में मिलजुल कर फैसला कर लिया कि उस लड़की को उसके माँ बाप के पास ना पहुंचाया जाए बल्कि किसी डाकू के पास ले जाकर फरोख्त कर दिया जाए और पैसे कमाए जाएं। उनके दिल में गुनाह का ख्याल आ चुका था। लड़की इससे बेखबर थी। मारिया बराबर पीछे पीछे आ रही थी। रात आ गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। किसी वक्त दूर से किसी शेर की हल्की सी धाड़ गूंज जाती थी। तीनों डाकुओं ने एक दरख्त के नीचे डेरा जमा लिया। उन्होंने एक डाकू को आगे रवाना कर दिया था ताकि वो उस डाकू को खबर कर दे जिसके हाथ लड़की को फरोख्त करना था। थोड़ी देर बाद वहां कालू डाकू भी आ गया। उसने लड़की की तरफ देखकर कहा, माल अच्छा है, मैं इसके 500 रुपये दूंगा। डाकुओं ने कहा, मंजूर है, तुम इस लड़की को ले जा सकते हो। लड़की ने रोना शुरू कर दिया। मुझ पर यह जुल्म ना करो, मुझे मेरे माँ बाप के घर पहुंचा दो। कालू डाकू ने लड़की के सीने पर पिस्तौल की नाली रखकर कहा, और अब तुम मेरी गुलाम हो, मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है। तीनों डाकू नोट गिन रहे थे और खुश हो रहे थे कि अच्छा सौदा किया। वो बड़े आराम से भोपत को जाकर बता देंगे कि वो लड़की को उसके घर छोड़ा है। काले डाकू ने कहा, मैं इस जगह रात भर आराम करूंगा, सुबह इस लड़की को लेकर अपने डेरे पर जाऊंगा। डाकू ने कहा कि वो भी वापस जाना चाहते हैं। कालू बोला, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, तुमने माल बेच दिया है, मैंने रकम अदा कर दिया, अब तुम लोग आज़ाद हो। मारिया ये सारी कार्रवाई खामोशी से देख रही थी। उसने घोड़ा एक दरख्त के साथ दूर नीचे बांध दिया। जब उसने देखा कि तीनों डाकू वापस जाने और कालू डाकू ने लड़की को वहीं रखकर जंगल में रात बसर करने का फैसला किया है तो उसने सोचा कि यह बड़ा अच्छा है। सबसे पहले इन तीनों डाकुओं को बेईमानी और जुल्म का मजा चखाना चाहिए। जो ही डाकू रात के अंधेरे में वापस हुए, मारिया भी उनके साथ ही चल पड़ी। जंगल के आगे जाकर मारिया दूसरी तरफ हो गई और काफी आगे जाकर उस पगडंडी पर जाकर रुक गई जहां से उन तीनों डाकुओं को गुजरना था।
थोड़ी देर बाद डाकू की हंसी मजाक और कहकों की आवाजें सुनाई दी। वो बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में रुपए बांट लिए थे। वो रहम के काबिल नहीं थे। उन्होंने एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सौदा किया था। मारिया के पास बंदूक थी जिसमें एक ही गोली बाकी रह गई थी। वो इस गोली से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहती थी। जब डाकू थोड़ी दूर रह गए तो मारिया घोड़े से नीचे उतरकर परे हटकर खड़ी हो गई। उसके नीचे उतरते ही घोड़ा नजर आने लगा। जो ही डाकू ने करीब आकर अकेला घोड़ा देखा तो बड़े हैरान हुए कि घोड़ा इस जंगल में कहां से आ गया। एक डाकू ने कहा, ये वही घोड़ा है जिसके हुनहुनाने की आवाज हमें जंगल में आई थी। दूसरा कहका लगाकर बोला, चलो ये घोड़ा भी मुफ्त में मिल गया, इसको इसी जंगल में किसी जगह छुपा देते हैं, कल शहर ले जाकर इसकी कीमत भी खरी कर लेंगे। तीसरे ने कहा, यार कोई गड़बड़ ना हो जाए कहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं ये कोई भूत प्रेत ना हो और लेने के देने ना पड़ जाए। एक डाकू कहका लगाकर हंसा, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो, भूत प्रेत हम डाकुओं का क्या बिगाड़ सकता है। चलो खोलो इस घोड़े को और अपने साथ ले चलो। एक डाकू भी आगे नहीं बढ़ रहा था। आखिर वो डाकू आगे बढ़ा जो बातें कर रहा था। जो ही उसने घोड़े को हाथ लगाया, मारिया ने पूरी ताकत से बंदूक का दस्का उसके सर पर मार दिया। हाय करके डाकू जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे डाकू घबराकर घोड़ों पर चढ़ने लगे कि मारिया ने दूसरे डाकू की टांग खींच ली। वो नीचे गिर पड़ा। तीसरा डाकू भागने लगा तो मारिया ने उस पर फायर कर दिया। वो घोड़े से गिरकर ढेर हो गया। अब जो डाकू बाकी रह गया था वो थर थर कांपने लगा। मारिया ने इस बंदूक जमीन पर गिरी हुई उठाई। ये बंदूक भरी थी। उसने फायर करके उस जालिम डाकू को भी जहन्नम में धकेल दिया। उधर कालू डाकू ने गोलियां चलने की आवाजें सुनी तो उठकर बैठ गया और हाथ में पिस्तौल थामकर जंगल में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उसका ख्याल था कि शायद पैसों के मामले में तीनों डाकुओं का आपस में झगड़ा हो गया है और उन्होंने आपस में फायरिंग शुरू कर दी है। उसे डर था कि कहीं वो वापस आकर उसे भी हलाक करने की कोशिश न करें। वो चौकन्ना होकर बैठ गया। लड़की भी उठ बैठी थी। खबरदार जो तुमने आवाज निकाली, खामोश बैठी रहो, कालू डाकू ने रौब से लड़की को कहा। लड़की बेचारी तो पहले ही सहमी हुई थी। गोलियों की आवाज सुनकर और सहम गई। मारिया ने तीनों जालिम डाकुओं का काम तमाम किया तो बड़े आराम से घोड़े पर सवार होकर कालू डाकू की तरफ आई ताकि मजलूम लड़की को इस कैद से रिहाई दिलाकर उसे उसके माँ बाप के पास पहुंचाए। कालू डाकू उसी तरह पिस्तौल हाथ में लिए चौकस बैठा था। जिधर से गोलियों की आवाज आई थी उसी तरफ देख रहा था। जंगल में अब चारों तरफ गहरी खामोशी छाई थी। एक उल्लू किसी दरख्त पर बोला। कालू डाकू के माथे पर पसीना आ गया। उसने लड़की को अपने पीछे छुपा लिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि वो आवाज ना निकाल सके। मारिया जरा परे रुक गई। अंधेरे में कालू डाकू को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मारिया घोड़े पर से उतर पड़ी। कालू डाकू को घोड़ा नजर नहीं आया। मारिया ने कालू डाकू को देख लिया। वो एक दरख्त के पास आकर रुकी और बोली, कालू तेरी मौत का वक्त आ गया है। कालू ने जंगल की खामोशी में आधी रात को एक औरत की आवाज सुनी तो एकदम से चौंक पड़ा। कौन हो तुम? मारिया ने कहा, तुम्हारी मौत। अब कालू डाकू ने सोचा कि जरूर ये कोई भूत प्रेत है। उसने कहा, क्या तुम वाकई चुड़ैल हो कोई? मारिया ने कहा, तुम्हारी मौत हो। तुमने बेगुनाह लड़कियों पर बड़ा जुल्म किया है। तुमने माँ बाप के जिगर के टुकड़ों को उठाकर फरोख्त किया है। मैं तुम्हारे जुल्म का बदला लेने आई हूँ। कालू डाकू को यकीन हो गया ये वो पुलिस का अफसर है जो उसका पीछा कर रहा है और अब औरत की आवाज निकालकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। कालू ने कहका लगाकर कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम कोई पुलिस अफसर हो और मुझे डराकर फांसना चाहते हो, मगर तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकते। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कालू डाकू हूं जिसके नाम से इस इलाके का बच्चा बच्चा कांपता है। मारिया बातें करते करते कालू डाकू के पीछे आ गई। उसने जमीन पर से एक रोड़ा उठाकर परे फेंका। 8 सुनकर कालू डाकू ने तड़प कर उधर पिस्तौल चला दी। ठाएं। पिस्तौल की आवाज से सारा जंगल एक बार फिर गूंज उठा। मारिया ने हंसकर कहा, तुम अपनी मौत को नहीं मार सकते। मैं तुम्हें मारने और इस लड़की को तुम्हारे चुंगल से बचाने आई हूँ। कालू डाकू ने अपना पिस्तौल लड़की के माथे पर रख दिया। अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं इस लड़की को गोली मारकर हलाक कर दूंगा। मारिया ने महसूस किया कि उसने लड़की को बचा ले जाने का कहकर बड़ी गलती की। अब उसे बड़ी अक्लमंदी से काम लेना होगा क्योंकि ये जालिम डाकू तो बड़ी आसानी से लड़की को गोली मार देगा। कुछ देर जंगल में गहरी खामोशी छाई रही। कालू डाकू चिल्लाया, क्या फैसला किया तुमने पुलिस अफसर? क्या यहाँ से वापस जाओगे या इस लड़की को गोली मार दूं? मारिया ने भारी आवाज बनाकर कहा, तुम जीते मैं हार गया। मुझे इस लड़की की जिंदगी बहुत अजीज है। मैं जा रहा हूँ। कालू डाकू ने कहका लगाया, खबरदार जो मुझे धोखा देने की कोशिश की। मैं सुबह तक इस लड़की को अपनी पिस्तौल की इज्जत में रखूंगा। कालू डाकू ने लड़की को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। लड़की बेचारी का बुरा हाल हो रहा था। पिस्तौल उसकी पेशानी पर लगा था और वह थर थर कांप रही थी। उसका रंग जर्द था और बदन में नाम को भी लहू बाकी न रहा था। मारिया एक तरफ दरख्त के साथ लगकर खड़ी हो गई और मौका के इंतजार में रही कि कब कालू डाकू को जरा सा गफलत हो और उस पर हमला कर दे। वो ऐसी हालत में था कि अगर मारिया उस पर हमला करती तो वो पिस्तौल चलाकर लड़की को हलाक कर सकता था। मारिया ने सोचा कि आखिर कितनी देर तक ये शख्स इस हालत में रहेगा, किसी वक्त तो जरूर गाफिल होगा। कालू डाकू अपनी जगह से बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था। घंटा 1.5 घंटा गुजर गया। जंगल में खामोशी थी, सकूत था। कोई जानवर भी नहीं बोला था। अब उसे कुछ कुछ यकीन होने लगा था कि पुलिस अफसर चला गया है। उसने लड़की को अलग कर दिया और पिस्तौल की नाली नीचे कर ली। मारिया उसी लम्हे का इंतजार करती रही थी। उसने बंदूक उठाई और कालू डाकू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। अभी वो अपनी जगह से हटी थी कि अचानक जंगल में शेर की धाड़ गूंजी। शेर इस कदर करीब से आकर गुजर जाता था कि मारिया भी अपनी जगह से गिरते गिरते बची। घोड़े ने जोर जोर से हुनहुनाना शुरू कर दिया। कालू डाकू ने लड़की को दबोच कर चाहा एक तरफ पत्थर की ओट में छुप जाए। इतने में शेर ने उस पर छलांग लगा दी। शेर शायद उसकी घात में बैठा था। वो छलांग लगाकर सीधा कालू डाकू के ऊपर आ गिरा। लड़की दूर जा पड़ी।
कालू ने पिस्तौल का फायर कर दिया। गोली शेर की गर्दन में लगी। गोली खाकर शेर ज्यादा गजबनाक हो गया। वो जोर से दौड़ा और उसने एक ही जोरदार पंजा मारकर कालू डाकू की गर्दन उड़ा दी। फिर वो उसे मुंह में दबोच कर एक तरफ को चला गया। मरे हुए कालू डाकू की बेजान टांगें दूर तक जमीन पर घिसटती चली गईं। लड़की खौफ के मारे सिसकियां भर रही थी। उसका सारा बदन ठंडा पड़ गया था। मारिया आगे बढ़ी। जो काम उसने करना था वो शेर ने कर दिया। मारिया ने लड़के के करीब जाकर कहा, बहन घबराओ नहीं, मैं देवी माता हूँ और अब तुम्हारी मदद को आई हूँ। लड़की ने एक औरत की आवाज़ सुनी तो चीख मारकर बेहोश हो गई। मारिया परेशान हो गई। क्या मुसीबत है? उसने बड़ी मुश्किल से पानी तलाश करके लड़की के चेहरे पर छिड़का। उसे होश आया तो वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। मारिया ने कहा, क्या मेरी आवाज़ पर तुम एक बार फिर बेहोश हो जाओगी? सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं देवी माता की छोटी बहन हूँ और नेक हूँ। मैं उस जंगल में रात को सिर्फ इसलिए फिरा करती हूँ कोई भूली भटकी या मुसीबत में फंसी औरतों की मदद कर सकूँ। मैंने तुम्हारे रोने की आवाज़ सुन ली थी और तुम्हारी मदद को आई थी कि उस जालिम डाकू को शेर उठाकर ले गया। अच्छा हुआ कि यह जालिम मर गया। अब तुम आज़ाद और मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ कर आऊँगी। अब लड़की को भी कुछ हौसला हो गया था। उसे यकीन आने लगा था कि देवी माता की बहन सचमुच उसकी मदद करने वहाँ आई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ आओ। चलो आओ मेरे साथ। लड़की घोड़े पर बैठ गई। दूसरे घोड़े पर मारिया सवार हो गई और वह जंगल की पगडंडी पर उस तरफ चल पड़ी जिधर उस लड़की का गाँव था। सुबह होने से पहले मारिया ने लड़की को गाँव तक के किनारे पहुँचा दिया और अब कहा, अब तुम जा सकती हो, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? लड़की ने कहा, माता क्या तुम्हारे दर्शन नहीं हो सकते? मारिया ने हंसते हुए कहा, दर्शनों की क्या जरूरत है, मुझे देखकर क्या करोगी? बस यही समझ लो कि मेरी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह है। मारिया हंस पड़ी। लड़की ने सर झुकाकर सलाम किया और अपने गांव की तरफ चलने लगी। मारिया उसे गांव में दाखिल होने तक देखती रही। फिर वो घोड़े पर बैठी एक तरफ मुड़ी और दूर पहाड़ों की तरफ जाने वाली सड़क पर रवाना हो गई। उधर नाग रेलगाड़ी में बैठा दिल्ली की तरफ जा रहा था। गाड़ी तेजी से उड़ी जा रही थी। अंबाला छावनी स्टेशन पर गाड़ी रुकी। नाग नीचे प्लेटफार्म पर उतरकर टहलने लगा। उसने महसूस किया कि एक सिख कोट पतलून पहने उसे खड़ा दूर से घूर कर तक रहा है। नाग बुक स्टॉल पर जाकर एक रिसाले के वर्क उलटने लगा। वो सिख भी उसके पास आकर रिसाला देखने लगा। नाग वहां से चलकर ट्रेन के डिब्बे में आकर बैठ गया। गाड़ी चलने लगी तो वो सिख भी जल्दी से उसी डिब्बे में आकर सवार हो गया। नाग दिल में मुस्कुराया। ये कमबख्त भी CID पुलिस का आदमी है और उसे नाग पर शक हो गया है कि ये पाकिस्तानी जासूस है। खैर, नाग चिपका अपनी सीट पर बैठा रहा। ट्रेन छक्का छक करती भागी चली जा रही थी। नाग ने खिड़की से बाहर सर निकाली और पीछे की तरफ जाते खेतों को तकने लगा। इत्तेफाक से उस डिब्बे में एक सपेरा भी अंबाला छावनी में सवार हो गया था। उसके पास एक पटारी थी जिसमें सांप बंद थे। नाग चूंकि उस डिब्बे में सफर कर रहा था इसलिए पटारी में बंद सांपों ने नाग देवता की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। उन पर खौफ सा छा गया और वो पिटारी के अंदर ही चक्कर लगाने लगे। अब वो बाहर आने को बेताब थे ताकि नाग देवता के हुजूर जाकर सलाम करें और नाग देवता को देखें, क्योंकि नाग देवता को देख लेना सांपों की खुशकिस्मती हुआ करती है। कहते हैं कि जो सांप नाग देवता की शक्ल देख ले वो 100 साल तक जिंदा रहता है। नाग को कोई खबर नहीं थी कि करीब ही एक पटारी में कुछ सांप उसको सलाम करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। सपेरा भी बड़े आराम से डिब्बे में बैठा अपनी बीन को कपड़े से चमकाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि पटारे में कुछ शोर सा मच रहा है। कुछ अंदर ही अंदर गड़बड़ हो रही है। इतने में चारों सांपों ने जोर लगाकर पटारी का ढकना उलट दिया। सपेरे ने जो सांपों को बाहर निकलते देखा तो झट से पटारी का मुंह फिर बंद कर दिया। वो हैरान था कि ये सांप बाहर क्यों निकलते आ रहे हैं। उधर सिख भी खिसक कर नाग के करीब आ गया और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। नाग सब कुछ समझ रहा था कि वो उससे क्या बात पूछना चाहता है। आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम कहाँ से आए हो? नाग ने कहा, मैं अमृतसर से आ रहा हूँ। मगर तुम तो अमृतसर के रहने वाले नहीं लगते, फिर किस शहर के रहने वाले और अमृतसर क्या करने आए हो? नाग ने बगैर घबराए हुए कहा, मैं मुल्क अफ्रीका का बाशिंदा हूँ, आपके मुल्क की सैर करने आया हूँ। सिख ने नाग को घूर कर देखा मगर झट आंखें हटा ली। उसे महसूस हुआ कि नाग की आंखों से ऐसी तेज रोशनी निकल रही थी जिसकी वो ताब नहीं ला सका था। नाग मुस्कुराया, सरदार साहब, क्या आपको यकीन नहीं आया कि मैं अफ्रीका का रहने वाला नौजवान हूँ और आपके मुल्क में सैर करने आया हूँ? सरदार एकदम संभल कर बैठ गया। उसे याद आया कि वो ड्यूटी पर है और ये उसका फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले जाए जो किसी दूसरे मुल्क से उनके यहाँ जासूसी करने आए हों। उसने बड़े सुकून से कहा, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? क्या तुम मुझे अपना पासपोर्ट दिखा सकते हो? नाग ने कहा, पासपोर्ट मेरा गुम हो गया है। मैं दिल्ली जाकर अपने सिफारतखाने से नया पासपोर्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सिख बोला, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे साथ थाने जाना होगा। हम खुद तुम्हारे मुल्क के सिफारतखाने वालों से बात करेंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि सांप एक बार फिर जोर लगाकर सपेरे के पटारे से बाहर निकल आए। सपेरे ने उन्हें पकड़ने की लाख कोशिश की मगर फन उठाकर फुनकारते हुए नाग की तरफ पड़े। डिब्बे में सारे मुसाफिर डर कर एक तरफ इकट्ठे हो गए। सांप फन उठाकर रेंगते हुए नाग के सामने आकर झुक गए। नाग ने सांपों को देखा तो समझ गया कि कोई सपेरा उन्हें लेकर सफर कर रहा होगा। उन्हें नाग की मौजूदगी का एहसास हो गया होगा और वो उसे सलाम करने आ गए हैं। सिख ने जब देखा कि 4 काले सांप अपने खौफनाक फन उठाए नाग के आगे खड़े उसे झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं तो वो खौफ के मारे कांपने लगा। नाग ने कहा, सरदार जी, क्या आपको एक सांप दे दूं?
और नाग ने एक सांप को उठाकर अपनी हथेली पर बिठा लिया। सांप नाग की हथेली पर बैठकर अपना फन उठाकर झूमने लगा। सिख तो जैसे बेजान हो गया था, माथे पर पसीना आ गया। दिल में कहने लगा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया। यहाँ से एक बार छुटकारा मिल जाए तो फिर सारी जिंदगी इस शख्स का नाम न लूंगा। नाग ने कहा, क्या आपको सांप पसंद नहीं है? सरदार जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, वाहे गुरु के लिए इसे नीचे फेंक दो। नाग ने कहा, क्या आपको पासपोर्ट दिखाऊं? यही मेरा पासपोर्ट है, ये लीजिए पासपोर्ट और उसे गौर से उलट पलट कर देख लें। और नाग ने सांप को सिख की झोली में डाल दिया। सरदार की चीख निकल गई। नाग ने अपनी जुबान में सांप को खबरदार कर दिया था कि सिख को डसना नहीं। सांप फन उठाकर सिख की आंखों के सामने लहराने लगा। अब तो सरदार के बदन से जान ही निकल गई, उसकी गिगी बन गई। हलक खुश हो गया। उसने हाथ जोड़कर लरजती आवाज में कहा, माफ कर दो, फिर पासपोर्ट नहीं देखूंगा। इतने में ट्रेन एक स्टेशन में दाखिल हो गई। ट्रेन रुकी तो नाग ने सांपों को इशारा किया कि अब उन्होंने सलाम कर लिया, इसलिए वापस अपनी पटारी में चले जाएं। नाग का हुक्म पाकर चारों सांप वापस सपेरे की पटारी में चले गए। लोगों की जान में जान आई और जल्दी जल्दी डिब्बे से बाहर निकल गए। सपेरे ने नाग को गौर से देखा और सिर्फ इतना ही समझ सका कि ये कोई फैशनेबल सपेरा है और सांपों को पकड़ने का गुर जानता है। नाग गाड़ी से निकलकर प्लेटफार्म पर आया तो सपेरे ने नाग से कहा, बाबू तुम सांपों को पकड़ना जानते हो? नाग ने कहा, सांप अपने आप चलकर मेरे पास आ जाते हैं, मुझे सांपों को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। सपेरे ने अब गौर किया कि ये नौजवान बाबू ठीक ही कहता है। सांप तो अपने पटारी में से निकलकर उसकी तरफ गए थे और उन्होंने उसके आगे जाकर सलाम किया था, सर झुकाया था। तो फिर ये नौजवान कौन है? हो सकता है इसके पास कोई खुफिया जादू हो, सांपों का मंत्र हो जिसकी मदद से ये सांपों को काबू में कर लेता हो। सपेरा नाग से बातें करता प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। उधर सिख ने भागकर रेलवे पुलिस को इतला कर दी कि एक अफ्रीका का जासूस बाहर खड़ा है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसने ये बिल्कुल न बताया कि जासूस के कब्जे में सांप भी है। रेलवे पुलिस इतला मिलते ही बंदूकें लेकर ट्रेन की तरफ भागी। गार्ड को फौरन खबर मिल गई कि गाड़ी न चलाई जाए। नाग सपेरे से बातें कर रहा था कि उसे रेलवे पुलिस ने घेर लिया। नाग मुस्कुराया। सपेरा भी हैरान हो गया। नाग ने सपेरे से कहा, अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे, और वो रेलवे पुलिस के साथ चल दिया। पुलिस वाले बड़े खुश थे कि उन्होंने एक गैर मुल्की जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। वो उसे हवालात में ले गए और बंद कर दिया। उसे कोई खबर नहीं थी कि जिस शख्स को पकड़ कर आए हैं वो कितनी ताकत का मालिक है। नाग भी उन लोगों को कुछ तमाशा दिखाना चाहता था। सपेरा नाग के बारे में बार बार गौर कर रहा था। वो चाहता था कि उस नौजवान के पास सांपों को कब्जे में करने का जो मंत्र है वो सीख ले। चुनाचे उसने मालूम कर लिया कि नाग रेलवे पुलिस की हवालात में है। वो उस शहर का रहने वाला था। वो सीधा अपने घर गया, वहां जाकर कोठरी में पटारी रखी और वापस रेलवे पुलिस वालों के पास आकर बोला, थानेदार जी, आपने जो जासूस पकड़ा है मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। थानेदार ने शक की नजर से सपेरे को देखा और कहा, तुम भी उसके साथी हो, चलो तुमको भी हवालात में बंद करते हैं। सपेरे ने कहा, ऐसी बात नहीं महाराज, तो फिर तुम कौन हो और उस खतरनाक जासूस से मिलने क्यों आए हो? सपेरे ने ट्रेन के डब्बे में सांपों वाली सारी बात बयान कर दी। थानेदार ने गौर से सपेरे की बात सुनी और फिर बोला, तो क्या हुआ अगर ये शख्स सांपों को पकड़ना जानता है? ये काम तो अफ्रीका का हर आदमी कर सकता है। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो अभी तुम्हें भी हालात में बंद कर दूंगा। सपेरा वापस चला गया, मगर वो इस तलाश में रहा कि नाग को ये लोग हवालात से किस जगह ले जाते हैं। रात नाग को हवालात में ही रखा गया। सुबह सुबह उसे पुलिस की लारी में बिठाकर शहर से बाहर एक पुराने किले में पहुंचा दिया गया। यह किला जासूसों को अजियत देने के लिए सारे शहर में बदनाम था। कहते हैं कि यहाँ जो भी कैदी ले जाया जाता वो सही सालम कभी वापस नहीं आता था। किसी का बाजू टूट जाता है तो कोई टांगे तुड़वाकर वापस आता है। नाग को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उस कोठरी का सिर्फ एक ही रोशनदान था जिसमें मोटी मोटी सुलाखें लगी थी। नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि रोशनदान में जाली नहीं लगी, फिर उसका रोशनदान के जरिए से निकलना मुश्किल हो जाता। बहरहाल वो दरवाजे से भी निकल सकता था, लेकिन नाग अपनी मर्जी से ये सारा खेल खेल रहा था। उसने पुलिस वालों को इजाजत दे रखी थी कि वो उसके साथ जो चाहें सलूक करें। दोपहर के बाद नाग से पूछगिछ शुरू हो गई। तुम कौन हो? तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ हैं? तुम्हारा असली नाम और नंबर क्या है? तुम्हें किसने जासूसी करने के लिए भेजा है? तुमने अब तक किस चीज़ के फोटो लिए हैं? वगैरह वगैरह। नाग उनके सारे सवाल सुनता रहा। उसने किसी सवाल का कोई जवाब न दिया। वो मजे ले लेकर उनके सवाल सुन रहा था और मुस्कुराया जा रहा था। थानेदार को गुस्सा आया कि आखिर ये शख्स अपने आप को क्या समझ रहा है कि उनका हंस हंस कर मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने आज तक कोई ऐसा दलेर कैदी नहीं देखा था। ये उनकी बेइज्जती भी थी। थानेदार ने नाग के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। नाग गुस्से से सुर्ख हो गया। करीब था कि उस थानेदार को हलाक कर दे कि फिर गुस्से पर काबू पा लिया और बोला, वैसे मैं तुम्हारे इस थप्पड़ का तुमसे बदला जरूर लूंगा, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें माफ कर देता हूँ। थानेदार ने सिपाहियों से कहा, आज रात इसे खाना पानी नहीं दिया जाएगा। जो हुक्म जनाब। थानेदार इतना कहकर चला गया। सिपाहियों ने नाग को उसकी कोठरी में बंद कर दिया। उसका खाना पीना भी बंद हो गया। रात को उसे ना खाने को कुछ मिला ना पीने को पानी। नाग को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अगर चाहता तो कई रोज तक बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकता था, मगर उसने सोचा कि पानी जरूर पीना चाहिए। चुनाचे आधी रात को वो सांप बनकर कोठरी की नाली से बाहर निकलकर कुएं पर गया और जी भरकर ठंडा पानी पीने के बाद वापस अपनी कोठरी में आकर लेट गया। उधर सपेरा भी नाग से मिलने को बेताब था। उसे ये खबर मिल गई थी कि नाग किले की कोठरी में बंद है। उस किले में सपेरे का एक रिश्तेदार सिपाही भी था। वो झट से उससे जाकर मिला और कहा, किसी तरह नाग से मिला दो। सिपाही ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब सपेरे ने बहुत इसरार किया और कहा कि बस 1-2 मिनट में मिलकर वापस आ जाऊंगा, तो सिपाही तैयार हो गया।
उसने कहा, तुम आधी रात को किले के पिछले दरवाजे पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आधी रात हुई तो सपेरा किले के पिछले दरवाजे पर आकर बैठ गया। सिपाही भी आ पहुंचा। उसने अंधेरे में सरगोशी की, खामोशी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सपेरा सिपाही के पीछे पीछे चलता कुछ सीढ़ियां चढ़कर कुछ दालान अबूर करके आखिर उस कोठरी के सामने आकर खड़ा हो गया जिसमें नाग कैद था। सिपाही ने कहा, दरवाजा खुला है, चुपके से अंदर जाकर कैदी से बात कर लो और जल्दी जल्दी वापस आ जाना। सपेरा बोला, फिक्र ना करो तुम। वो दरवाजे में से होकर अंदर आ गया। कोठरी में एक नन्हा सा दिया जल रहा था जिसकी धीमी रोशनी में नाग सो रहा था। कोठरी में आते ही सपेरे ने काले सांप की बू महसूस की। क्या यहाँ कोई काला सांप है? यहाँ सांप कहाँ? सपेरे ने सोचा, मगर सांप की बू बराबर कोठरी में फैली हुई थी। सपेरे ने यह सोचकर अपना ख्याल बदल लिया कि हो सकता है कि इस पुराने किले में किसी जगह कोबरा सांप मौजूद हो। नाग चटाई पर सो रहा था। सपेरे ने जाकर उसे जगा दिया। नाग ने उठते ही दिए की मध्यम रोशनी में सपेरे को देखा तो बोला, तुम आधी रात को यहाँ क्या लेने आए हो? सपेरे ने कहा, वक्त बहुत थोड़ा है, मैं तुम्हें यहाँ से फरार होने की तरकीब बताने आया हूँ। नाग ने पूछा, तुम कौन सी तरकीब बताने आए हो मुझे? सपेरे ने जेब से रेती निकाल कर कहा, ये रेती मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसको रगड़ कर तुम जेल की सुलाखें काट सकते हो, फिर तुम फरार होकर सीधा मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें शहर से बाहर निकाल दूंगा। नाग मुस्कुराया, पूछने लगा, भाई तुम मेरे लिए इतनी बक बक झक झक क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? सपेरे ने कहा, अगर मैं तुम्हें सच सच बता दूं तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होगा, तुम बोलो। सपेरे ने कहा, जब से तुम्हें सांपों को सलाम करते देखा है मेरे दिल में पुख्ता यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा खुफिया मंत्र है जिसकी मदद से तुम सांपों को अपना गुलाम बना लेते हो। जब मुझे सांपों का शौक है मैं सपेरा हूँ, सांप पकड़ता हूँ, उन्हें कैद करता हूँ, मगर उन्हें गुलाम नहीं बना सकता। तुम सांप नहीं पकड़ते मगर सांप तुम्हारे गुलाम है। क्या तुम मुझे वो मंत्र बता दोगे? बस मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि तुम्हें यहाँ से फरार होने में मदद दूँ और उसके बदले मैं तुमसे सांपों को गुलाम बनाने का मंत्र सीख लूँ। नाग मुस्कुराया। उसे सपेरे की सादा दिली बहुत पसंद आई। भले आदमी ने सारा कुछ सच सच बता दिया। नाग ने फैसला कर लिया कि वो उसकी ज़रूर मदद करेगा। अच्छा, मैं तैयार हूँ। इतना सुनकर सपेरे की बातें खिल उठी। बड़ा खुश हुआ। नाग ने रेती लेकर संभाली और कहा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? सपेरे ने कहा, शहर के मशरकी दरवाजे के अंदर जाओगे तो तुम्हें एक छत्ता हुआ पुराना कुआं मिलेगा। बस उसी कुएं के साथ वाला मकान मेरा मकान है। मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा। तुम किस दिन आओगे? नाग बोला, मैं कल रात तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सपेरे ने हंसकर कहा, तुम अपनी रेती से इन सलाहों को 6 दिन से पहले नहीं काट सकोगे। इस हिसाब से तुम 7 दिन बाद मेरे पास आ सकोगे। बहरहाल मैं तुम्हारा आज से 7 रोज बाद रात को इंतजार करूंगा। नाग ने सपेरे का हाथ दबाते हुए कहा, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं भी तुम्हें ठीक कह रहा हूँ। मैं कल आधी रात के बाद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। बाहर से सिपाही ने सरगोशी की, बस अब जल्दी से बाहर आ जाओ। सपेरे ने नाग को सलाम किया और ये कहकर कि मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करूंगा, कोठरी से बाहर आ गया। दूसरे दिन रात को वो खाना खाकर आराम से सोने के लिए चारपाई पर लेट गया। वो बेफिक्र था। उसे यकीन था कि नाग 6 रोज से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि अगर नाग आज रेती से सुलाखें काटनी शुरू करे तो 7-8 दिन के बाद जाकर कहीं वो 2 सुलाखें काट सकेगा। चुनाचे वो बड़े इत्मीनान से ठंडी हवा में सो गया। दूसरे दिन नाग शुरू रात अपनी चटाई पर बैठा था कि सिपाही ने आकर कहा, तुम कल से पानी के बगैर क्यों कर जिंदा हो? खाने के बगैर तो खैर इंसान कुछ दिन जिंदा रह सकता है, मगर पानी के बगैर 1 दिन से ज्यादा जिंदा रहना मुश्किल है। फिर तुम किस तरह से जिंदा हो? नाग ने कहा, तुम ये बातें पूछने वाले कौन हो? सिपाही बोला, तुम्हें थानेदार ने बुलाया है। मेरा ख्याल है तुम्हें आज रात फांसी दे दी जाएगी। फांसी घर बिल्कुल तैयार है। नाग मुस्कुराया तो गोया थानेदार का आखिरी वक्त आ पहुंचा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सिपाही ने सरजनिश करते हुए कहा, क्या बकवास करते हो, चलो सीधी तरह। सिपाही नाग को एक कोठरी के हाथे में ले गया जहां सचमुच फांसी तैयार पड़ी थी। जल्लाद खड़ा था। थानेदार 2 सिपाहियों के साथ फांसी के पास खड़ा नाग को आते देख रहा था। उसने नाग के आते ही ऐलान किया कि इसे अदालत ने जासूसी के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी है, जिस पर अभी अमल कर दिया जाएगा। नाग हंस पड़ा। थानेदार जी, आप मुझे फांसी पर क्या चढ़ाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज आपने अपने हाथों अपनी मौत का इंतजाम कर रखा है। क्या बकते हो? थानेदार ने कहा। फिर उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि नाग को पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाए। नाग की तरफ जल्लाद बढ़ा तो नाग ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर जल्लाद, क्या तुम भी मरना चाहते हो? अगर मरना चाहते हो तो आओ, मौत तुम्हारे लिए भी तैयार खड़ी है। थानेदार ने पिस्तौल निकालकर कहा, पकड़कर मुंह बंद कर दो इस गुस्ताख का हमेशा के लिए। जल्लाद ने लपक कर नाग को काबू में कर लिया और उसकी गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया। नाग अभी भी हंस रहा था। उसने जल्लाद को कुछ न कहा। जब फंदा गले में पड़ गया तो थानेदार बड़ा खुश हुआ। हुक्म दिया, फांसी दे दो। जल्लाद तख्ता गिराने ही वाला था कि नाग ने गहरा सांस लिया और लोगों ने देखा कि फांसी के फंदे में से नाग गायब हो गया और उसकी जगह एक सुर्ख रंग की चिड़िया उड़कर रोशनदान पर जाकर बैठ गई है। थानेदार, जल्लाद और सिपाही दंग रह गए और चिड़िया की तरफ मुंह खोलकर देखने लगे। फिर थानेदार चिल्लाया, ये जादूगर है, इसे चिड़िया को गोली मारकर हलाक कर दो। सिपाहियों ने गोलियों की भाड़ मारी। चिड़िया भी सब कुछ सुन रही थी, वो रोशनदान से गायब हो गई। थानेदार ने हैरानी से इधर उधर देखा। जल्लाद अपनी जगह पर दहशतज़दा था। इतने में एक सिपाही ने चीख मारी और फर्श पर गिर पड़ा। अभी उसे संभाला नहीं गया था कि दूसरा सिपाही भी चीख मारकर गिर पड़ा। एक काला सांप तेजी से रेंगता हुआ थानेदार की तरफ बढ़ा। थानेदार भागकर फांसी के चबूतरे पर चढ़ गया। इसे मार डालो, इसे मार डालो। सिपाही ने बंदूक आगे की, मगर सांप ने उसे भी मोहलत न दी और फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। अब वहां 2 सिपाही, एक जल्लाद और एक थानेदार बाकी रह गए थे।
काला सांप उन पर मुसीबत बनकर नाजिल हुआ था। जल्लाद ने तलवार खींचकर सांप को मारना चाहा, मगर सांप ने उसे भी डसकर हलाक कर दिया। दूसरे सिपाही भाग उठे। अब वहां थानेदार बाकी रह गया था। वो थर थर कांपने लगा। काला सांप थानेदार के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। फिर थानेदार ने सुना सांप इंसान की आवाज में कह रहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम लोग मुझे फांसी नहीं दे सकोगे, फिर भी तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा था? अब देख लो, मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम्हारे सारे सिपाही ठंडे हो चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। थानेदार ने हाथ बांधकर कांपती आवाज में कहा, भगवान के लिए मुझे बख्श दो। शीश देवता, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। नाग ने कहा, नहीं, तुम ऐसी गुस्ताखी जरूर करोगे, इसलिए मैं तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दूंगा। ये कहकर काला नाग आगे को झुका। थानेदार के पीछे दीवार थी। थानेदार पीछे को उठा, नाग और आगे हो, और उसने अपना फन थानेदार के मुंह के सामने कर दिया। थानेदार कांप रहा था, माथा पसीने में शराबूर था। बिजली की सी तेजी के साथ नाग ने थानेदार को डस दिया और वो ठंडा हो गया। फांसी घर में अब कोई भी नहीं था। हर तरफ लाशें बिखरी थी। सांप रेंगता हुआ औलाद से बाहर आ गया। शहर सुनसान था। आधी रात हो चुकी थी। नाग उसी वक्त इंसान की शक्ल में आ गया। उसने सपेरे से वादा किया था कि आधी रात को उसके घर जरूर आएगा। ऐसा ही हुआ। सवेरा अभी इधर कुछ कुछ जाग रहा था। अगरचे उसे यकीन था कि नाग इतनी जल्दी जेल की सुलाखें नहीं काट सकेगा। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सपेरा उठकर दरवाजे पर तक गया। दरवाजा खोला तो सामने नाग खड़ा था। सपेरा हैरान रह गया। तुम आ गए? कैसे आ गए? नाग बोला, जैसे आया करते हैं, यानी अपने पाँव पर चलकर आया हूँ। लेकिन तुमने इतनी जल्दी सुलाखें कैसे काट लीं? सपेरे के इस सवाल पर नाग ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम रेती दे गए थे, बस उसी की मदद से सुलाखें काट कर फेंक दी और भागकर तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। जरूर आराम करो तुम। और नाग सो गया। दूसरे दिन सपेरा नाश्ता लेने शहर गया तो उसने सुना लोग कह रहे थे, अरे गजब हो गया, हवालात से कैदी भाग गया। उसने थानेदार और सिपाहियों को हिलाक कर डाला। अरे कुछ और नहीं सुना था? कहते हैं कैदी ने सांप बनकर सिपाहियों और थानेदार को हिलाक किया। पुलिस कैदी की तलाश में है। 10,000 रुपये कैदी के सर की कीमत रखी है पुलिस ने। सपेरे ने ये सब बातें सुनी तो सोच में पड़ गया। नाश्ता लेकर जल्दी से वापस आया। नाग उसका इंतजार कर रहा था। सपेरे ने नाग को बिल्कुल न बताया कि शहर में लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। दोनों ने नाश्ता किया और इधर उधर की बातें करते रहे। नाग सारा दिन सपेरे के घर में रहा। सपेरे ने इतना जरूर नाग को बताया, पुलिस तुम्हारी तलाश में है, लेकिन तुम जब तक मेरे घर में हो तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तुम जब तक जी चाहे मेरे घर में रह सकते हो। नाग ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे अपने भाई और बहन की तलाश है। रात हो गई। दोनों खाना खाकर लेट गए। सपेरे ने रात को पूरा पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने ऐसा किया कि नाग को सालन में बहुत ज्यादा नमक खिला दिया ताकि रात को उसे प्यास लगे। दूसरी तरफ उसकी कोठरी से पानी की सुराही उठाकर बाहर रख दी। नाग को खबर ना हो सके कि सपेरे ने क्या ड्रामा कर रखा है। वो कोठरी में जाकर चारपाई पर लेट गया और थोड़ी देर बाद गहरी नींद में खो गया। सपेरे ने बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। खुद उसने अपनी उंगली पर छुरी से थोड़ा सा जख्म लगा लिया ताकि उसे नींद ना आ सके। वो एक जगह सतून के पीछे छुपकर बैठ गया और नाग की बंद कोठरी की तरफ आंखें लगा दी। अब ऐसा हुआ कि नमक खाने की वजह से नाग को बड़ी सख्त प्यास लगने लगी। उसकी आंख खुल गई। उसने चारपाई से उतरकर नीचे देखा, वहां पानी की सुराही नहीं थी। शायद सपेरा सुराही अंदर रखना भूल गया था। नाग ने दरवाजे को देखा, वो बाहर से बंद था। प्यास की वजह से नाग का हलक खुश्क हो रहा था। उसने देखा कि कोठरी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी खुरे की नाली। नाग उसी लम्हे सांप बन गया और खुरे की नाली में से बाहर निकल गया। बाहर जरा परे सुराही पड़ी थी। सांप ने सुराही के पास जाकर अपना मुंह सुराही के अंदर डाल दिया और ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया। ये सारा तमाशा सपेरा सतून के पीछे बैठा फटी फटी आंखों से देख रहा था। वो जो कुछ देख रहा था उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपने बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि काला कोबरा जब उस दुनिया में अपने जिंदगी के 500 बरस पूरे कर लेता है तो उसमें इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो जिसका चाहे रूप धार सकते हैं। वो सांप उसके आंखों के सामने जो इंसान बनकर अंदर कोठरी में सो रहा था और अब सांप बनकर नाली के जरिए बाहर आकर पानी पी रहा था। सपेरे को यकीन नहीं आ रहा था, मगर जो कुछ वो अपनी आंखों से देख रहा था उस पर उसे यकीन करना ही पड़ रहा था। उस पर उसे यकीन था। उधर सांप ने जब सुराही में से ठंडा पानी जीभ भर कर पिया तो सुराही में से मुंह निकालकर पीछे को मुड़ा और जमीन पर रेंगता हुआ खुरे की नाली में से गुजरकर कोठरी में चला गया। या खुदा, ये तो नाग है, शीश देवता है। सपेरा चुपके से चारपाई पर लेट गया। बाकी रात भी उसे नींद ना आ सकी। सुबह हुई, नाग कोठरी से बाहर आया। वो आंखें मल रहा था। सपेरे ने कहा, भाई मुझे अफसोस है, रात तुम्हारी कोठरी में पानी की सुराही रखना भूल गया। तुम्हें प्यास तो नहीं लगी थी? नाग ने कहा, नहीं तो बिल्कुल प्यास नहीं लगी, मैं तो रात बस घोड़े बेचकर सो रहा था। सपेरे ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए और कहा, शीश देवता, मैंने आपको सांप के रूप में देख लिया है। मैं आपका अदना खादिम हूँ। नाग ने चौंक कर सपेरे की तरफ देखा और सुर्ख आंखों से घूर कर बोला, अगर तुमने मेरी मदद ना की होती और मुझे अपने घर में पनाह ना दी होती तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ला, इसलिए कि तुमने रात सुराही कमरे से बाहर रखकर मेरा इम्तिहान लेना चाहता। सपेरे ने हाथ बांध कर कहा, माफ़ कर दो शीश देवता, मुझसे गलती हो गई, मगर मैं मजबूर था। मैं आपको सांप के रूप में देखना चाहता था, सो मैंने देख लिया। मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा और आपके कदमों में रहूंगा। नाग बोला, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते।
लेकिन चूंकि तुमने मेरी खिदमत की है, मुझे अपने घर में पनाह दी है, इसलिए मैं तुम्हारा एक सवाल ज़रूर पूरा करूंगा। तुम जिंदगी की एक ख्वाहिश का इजहार करो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। बस तुम्हारे लिए यही कर सकता हूं मैं। सपेरे ने कुछ सोचकर कहा, ऐ शीश देवता, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछते हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शीश नाग का मनका ला दे, जो सांप के कांटे का इलाज है। नाग ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। सपेरे ने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद नाग ने आंखें खोलने को कहा और सुर्ख रंग का शीश नाग का मनका सपेरे को देते हुए कहा, ये रहा शीश नाग का मनका। सपेरे ने मनके को देखा, चूमा आंखों से लगाया। शीश देवता, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। नाग ने कहा, तुमने मेरी मदद की है सपेरे, अगरचे मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मैं सुलाखें काटे बगैर भी जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया अदा करना चाहता था। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, चुनाचे मैंने रेती ले ली। हालांकि मैंने सुलाखें नहीं काटी थी, बल्कि फांसी घर में थानेदार और सिपाहियों को ख़त्म करके बाहर निकल गया था। बस मैं तुम्हारी हमदर्दी का इनाम देना चाहता था। मुझे खुशी है कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है। सपेरे ने मनका अपनी हथेली में रख लिया। नाग ने कहा, मुझे इजाज़त दो, मैं अपनी बहन मारिया और भाई अंबर की तलाश में हूँ, जो मुझसे बिछड़ गए हैं। अब मैं जाना चाहता हूँ। सपेरे ने मारिया और अंबर के बारे में पूछना चाहा, मगर नाग ने इस बारे में उससे कोई बात ना की और सपेरे से इजाज़त लेकर मकान से बाहर आ गया। वहाँ से वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा। उस वक्त पुलिस वहाँ नाग की तलाश में थी। नाग भूल गया था कि उसे पुलिस पहचान लेगी। वो जल्दी से रेलवे प्लेटफॉर्म के बाथरूम में गया और जब वापस निकला तो वो जोगी के भेष में था। उस भेष में उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। लंबे बाल, बदन पर राख मली हुई, जिस्म पर हिरन की खाल की लंगोटी, पाँव से नंगा और हाथ में पानी का करमंडल और बस। जोगी नाग प्लेटफॉर्म पर एक जगह बैठ गया। गाड़ी अभी नहीं आई थी, गाड़ी आगे जाने वाली थी, यानी बंगाल की जानिब। नाग के पास टिकट भी नहीं था। उसे मालूम था कि जोगी लोग से रेलवे वाले टिकट नहीं मांगा करते। पुलिस वाले प्लेटफॉर्म पर नाग की तलाश में चक्कर लगा रहे थे, एक एक को घूर कर तक रहे थे। जिस पर शक होता उसे रोक लेते, उसे पूछगिछ करते और फिर नाग की तलाश शुरू कर देते। नाग जोगी के लिबास में था, उस पर किसी को शक नहीं हो सकता था। इतने में गाड़ी आ गई, लोगों में हलचल मच गई, सब लोग गाड़ी की तरफ लपके। नाग भी एक डिब्बे में जाकर बैठ गया। जोगी समझकर लोगों ने नाग की बड़ी इज्जत की, उसे रास्ता दिया और जगह भी बनाकर दे दी। अब हम थोड़ी देर के लिए नाग को उसी गाड़ी में छोड़ते हैं और जरा अंबर की खबर लेते हैं, वो कहाँ है। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि अंबर को भोबट डाकू के साथियों ने दरिया में फेंक दिया था। अंबर बेहोश था। उन्होंने तो उसे इस तरह बेहोश किया था कि अब सारी जिंदगी उसे बिल्कुल होश नहीं आएगा। अंबर दरिया में बहता चला जा रहा था। वो बिल्कुल एक लाश की तरह बहा चला जा रहा था। डाकू समझते थे कि ये शख्स दरिया में बहकर खत्म हो जाएगा, लेकिन अंबर को अभी मौत नहीं थी। सारा दिन वो लाश की तरह बहता रहा। रात आ गई, रात को भी वो बहता रहा। यूं ही 2 रातें और 2 दिन गुजर गए। अब दरिया का पाट बहुत चौड़ा हो गया था। तीसरी रात दरिया आगे जाकर समंदर में गिर गया। उसके साथ ही अंबर भी बेहोशी की हालत में समंदर में गिर गया। समंदर की लहरें स्याही माइल थी। दरिया का गदला पानी दूर तक वैसा ही चला गया था। आखिर वो समंदर के साथ मिलकर समंदर के रंग का हो गया। 5वीं रात अंबर को होश आ गया। क्या देखता है कि चारों तरफ समंदर फैला है, आसमान पर गहरे बादल हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। हैरान हुआ कि या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गया। समझ गया कि डाकुओं ने उसे दरिया में गिरा दिया होगा। सर में दर्द हो रहा था, जरूर उसे बेहोश करके पानी में फेंका गया होगा। अब क्या होगा। अंबर समंदर की बड़ी बड़ी लहरों पर बहा चला जा रहा था। दूर एक खूंखार शार्क मछली ने समंदर में किसी इंसान के गोश्त की बू सूंघी। चौकन्नी हो गई, जिधर से बू आ रही थी उधर को लपकी। करीब आकर अंबर को देखा कि समंदर में लहरों पर बहा जा रहा है। बड़ी खुश हुई। 2 रोज से भूखी थी, तेजी से हमला किया। मुंह खोलकर अपने तेज दांत अंबर के जिस्म पर गाड़ दिए। लेकिन ये क्या, शार्क के कई एक दांत टूटकर गिर गए। वो मुंह को झटक कर पीछे मुड़ी। अंबर खामोश था। शार्क ने दूसरी बार हमला किया और अंबर को टक्कर मारी। उस टक्कर से अंबर का तो कुछ ना बिगड़ा, हाँ, शार्क की थोथनी जरूर जख्मी हो गई। अब तो शार्क घबराकर भाग खड़ी हुई। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या बला समंदर में इंसान की शक्ल में तैर रही है। बादल जोर से गरजने लगे। तेज हवा के साथ अब बारिश भी शुरू हो गई थी। अंबर समंदर की लहरों पर बहा चला जा रहा था। उसका ख्याल था कि उसी तरह तैरते तैरते शायद वो किसी जजीरे के साहिल के साथ लग जाए, फिर वो वहां से वापस हिंदुस्तान जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि नाग और मारिया भी हिंदुस्तान ही में है। अचानक अंबर ने अपने सामने समंदर में एक गोला सा उभरता देखा। यह गोला सफ़ेद और ऐसे लगता था जैसे शीशे का बना हुआ हो। उसके अंदर दूर से कुछ नजर नहीं आ रहा था। अंबर ने महसूस किया कि यह सफ़ेद गोला उसी की तरफ बढ़ता चला रहा है। वो खामोशी से उसे देखता रहा। अब उसने गोले के अंदर एक इंसानी शक्ल भी देखी। ये इंसान दुबला पतला सा था और उसके सर पर भी गर्दन तक एक सफ़ेद गोला चढ़ा हुआ था। सफ़ेद गोला अंबर के करीब आकर रुक गया। अंबर ने देखा कि गोला काफ़ी बड़ा था और उसके अंदर एक आदमी खड़ा सामने गोल दीवार में लगे कल पुर्जों को हरकत दे रहा था। फिर गोले की एक शीशे की खिड़की खुली और वह इंसान खिड़की से करीब आकर अंबर की तरफ तकने लगा। अंबर ने जानबूझकर हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, ये तासुर देने के लिए कि वो डूब रहा है, उसे बचाया जाए। वो उस आदमी पर अभी ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो अमर है, यानी मर नहीं सकता। खिड़की में से एक प्लास्टिक की सीढ़ी बाहर गिरी और इंसान ने इशारा किया कि इस सीढ़ी पर सवार होकर अंदर आ जाओ। अंबर ने सीढ़ी को पकड़कर उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो गोले के अंदर आ गया। उस आदमी ने गोली की खिड़की बंद कर दी। फिर अंबर के सर पर भी शीशे का एक काला गोला चढ़ा दिया गया। अंबर से देखा कि गोले के अंदर दीवार पर कई एक आलात लगे हैं, बल्ब भी हैं जो कभी बुझ रहे हैं कभी जल रहे हैं। गोला देखते ही देखते समंदर के अंदर गोता लगा गया।
असल हैरानी अब शुरू हुई जब गोले ने समंदर में गोता लगाया। अंबर ने देखा कि गोला बड़े आराम से समंदर की तह में नीचे नीचे उतरता चला जा रहा है। मछलियां इधर उधर भाग कर परे हट रही हैं। ये इसे किस दुनिया में ले जा रहा है? अंबर सोचने लगा। वो आदमी एक बटन दबाए खड़ा था और झुककर पुर्जों को गौर से तक रहा था। गोला अभी तक समंदर के नीचे उतरता चला जा रहा था। इस कदर गहराई में जाकर समंदर के पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोहे का आदमी भी अगर हो तो वो पिचक कर रह जाए। मगर उस शीशे के गोले को कुछ भी नहीं हो रहा था। अब अंबर ने देखा कि उसके चारों तरफ बड़े घने दरख्तों की कितारें गुजर रही हैं। ये सारे दरख्त समंदर के नीचे हुए थे। अब वो गोला एक सड़क पर से गुजरा था जिस पर उसी तरह के कई गोले चल फिर रहे थे। अंबर हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। समंदर के नीचे काफी गहराई में यहाँ तो एक शहर आबाद था, मगर लोग सरों पर शीशे के खोल चढ़ाए चल फिर रहे थे। अंबर का शीशे का खोल एक बहुत बड़ी इमारत के बाग में दाखिल हो गया। ये इमारत किसी बहुत शानदार बहरी जहाज से मिलती जुलती थी। अंबर ने अपने साथी से बात करने की कोशिश की मगर वो खामोश रहा। शीशे का गोला एक जगह जाकर रुक गया। दरवाजा खुला और आदमी अंबर को साथ लेकर इमारत में दाखिल हो गया। शानदार महल की तरह की इमारत थी। ऊपर चिमनियां बनी हुई थी। जहाज की तरह मस्तूल भी बने हुए थे। दाएं बाएं बाग था जिसमें बड़े घने दरख्त उगे समंदर की लहरों में झूल रहे थे। ये सारा इमारत, सारा शहर पानी के अंदर बना हुआ था। अंबर को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। वो आदमी चला गया। अंबर के सर पर भी शीशे का खोल चढ़ा दिया गया था ताकि वो सांस ले सके। हालांकि उन लोगों को पता नहीं था कि अंबर बगैर ऑक्सीजन के भी सांस लेकर जिंदा रह सकता है। बहरहाल अंबर कमरे में एक पलंग पर लेट गया। ये पलंग भी शीशे का था। शीशे का सिराना था। अलमारियां भी शीशे की थी। चांदी के मेज पर चांदी के गुलदान रखे थे। मोंगे और मोतियों की दीवारें थीं। कुछ देर बाद एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके सर पर भी शीशे का खोल था। उसके हाथ में एक चांदी की थाली थी। उस थाली में एक मछली रखी थी। उस आदमी ने थाली मेज पर रख दी और अंबर की तरफ घूर कर देखा। अंबर शीशे के बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसने आने वाले इंसान से पूछा, आप लोग कौन हैं? मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? मेरा नाम बेअताशी है। मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। तुम हमारे मेहमान हो। फिर वो हंसा और बड़ी मकारी से शीशे के खोल में आंखें घुमाकर बोला, तुम ये मछली खा सकते हो। बेअताशी बाहर चला गया। उसके साथ जो दो गुलाम आए थे वो उसी कमरे में रह गए। बेअताशी के जाने के बाद दोनों गुलामों ने अंबर के पाँव में जंजीर डाल दी। अंबर समझ गया कि वो कैद कर दिया गया है। दोनों गुलाम उसे साथ लेकर महल के मुख्तलिफ कमरों में से होते एक तहखाने में ले गए। उसका दरवाज़ा एक कल के जरिए खुलता था। दरवाज़ा खुला। अंबर ने देखा कि उसके कमरे के अंदर पानी बिल्कुल नहीं था। पानी की दीवार बाहर दरवाजे के आगे पर्दे की तरह खड़ी थी। कमरे की हवा के दबाव की वजह से पानी अंदर नहीं जा रहा था। गुलामों ने अंबर को उस कमरे में धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंबर ने यहाँ आकर पहला काम यह किया कि सर पर से शीशे का खोल उतारकर मेज़ पर रख दिया, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था और कमरे में हवा मौजूद थी। अंबर बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि उसे कैद किस लिए किया गया है। बेअताशी उसको क्यों कैद करके रखना चाहता है। अभी उसे थोड़ी देर में सोचते गुजरे थी कि उसे किसी के सिसकियाँ भरकर रोने की आवाज़ सुनाई दी। अंबर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? अंबर ने कान लगाकर गौर से सुना। आवाज़ किसी औरत की थी। अंबर ने उठकर जिधर से आवाज़ आ रही थी कान उधर लगा दिए। आवाज़ दीवार की दूसरी जानिब से आ रही थी। अंबर ने दीवार पर आहिस्ता से 2-3 बार हाथ मारा। दूसरी जानिब से रोने की आवाज़ बंद हो गई। अंबर ने फिर दीवार पर हाथ मारा। दूसरी तरफ से भी दीवार 3 बार हाथ मारा गया। अब अंबर ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम कौन हो, कहाँ हो? दूसरी तरफ से औरत की आवाज़ आई, मैं इस कमरे में हूँ, तुम्हारे बिल्कुल साथ, दीवार की दूसरी जानिब। तुम्हें किसने यहाँ रखा है? तुम रो क्यों रही हो? अंबर के इस सवाल पर औरत ने कहा, इसका जवाब तुम्हें फिर दूंगी, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। अंबर ने कहा, मुझे समंदर के ऊपर से पकड़कर लाया गया है। मेरे पाँव में जंजीर है। औरत ने आवाज़ दी, मैं समझ गई, तुम बेअताशी के शिकार हो। कोशिश करके दीवार में वो बटन दरियाफ्त करो जिसे दबाकर तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी का दारोमदार उसी बटन पर है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से फरार होने का रास्ता बता सकती हूँ। अंबर ने कहा, तुम फरार क्यों नहीं होती? औरत ने आवाज़ दी, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। मैं दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती। ये बातें बाद में बताऊंगी। इस वक्त तुम अपनी खैर मनाओ और किसी तरह दीवार का दरवाज़ा तलाश करके उसे खोलकर मेरे पास आने की कोशिश करो। अंबर ने दीवार पर वो बटन तलाश करना शुरू कर दिया जिसे दबाकर वो उस दीवार का खुफिया दरवाज़ा खोल सकता था। आखिर उसने एक जगह मोती की तरह का एक बटन देखा। अंबर ने बटन दबा दिया। बटन के दबते ही एक जगह से दरवाज़ा खुल गया। छोटा सा दरवाज़ा था। अंबर जल्दी से दूसरी तरफ चला गया। उसके जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंबर ने देखा कि एक छोटा सा कमरा है। कोने में दीवार के साथ एक बिस्तर लगा है। उस बिस्तर पर एक बड़ी खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की बैठी है जिसके सुनहरी बाल उसके शानों पर गिरे हैं। उसके पाँव में भी जंजीर बंधी है। अंबर उसके करीब गया और स्टूल पर बैठ गया। लड़की ने कहा, तुम कौन और समुद्र में कहाँ फिर रहे थे कि ये लोग तुम्हें पकड़ कर ले आए? अंबर ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। हमारा जहाज तूफान की नजर हो गया। मैं एक तख्ते पर तैर रहा था कि एक आदमी शीशे के गोले में मेरे पास आया और मुझे सीढ़ी लगाकर अंदर ले गया, फिर यहाँ लाकर कैद कर दिया। लड़की ने आ भरी और सर झुका लिया। अंबर ने कहा, तुमने कहा था कि मैं बादशाह बेअताशी का शिकार हूँ, तुम्हारा उससे क्या मतलब था? लड़की बोली, सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस शहर की मलका की इकलौती लड़की हूँ। मेरा बाप इस शहर का बादशाह था। वो मर गया तो मेरी माँ तख्त पर आ बैठी। बेअताशी एक जालिम और कमीना वजीर था। उसने धोखे से जहर देकर मेरी माँ को मार डाला, खुद तख्त पर बैठ गया। वो मुझे भी हलाक करना चाहता था, मगर दरबार के एक नजूमी ने बताया कि अभी मुझे हलाक न किया जाए, क्योंकि इस तरह से इस शहर पर कोई मुसीबत नाजिल हो जाएगी। नजूमी ने मकार और जालिम
त्याशी से कहा कि मुझे 2 महीने बाद मार दिया जाए तो शहर पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। अंबर ने बड़े गौर से लड़की की बातें सुनी। लड़की कह रही थी, अब ये लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, 1 महीना गुजर गया है, 1 महीना बाकी है, फिर मुझे भी मार डाला जाएगा। अंबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है शहजादी? लड़की बोली, मेरा नाम शहजादी ही है। अंबर ने कहा, ये तो मैं समझ गया कि ये ब्यासी एक संगदिल धोखेबाज वजीर है और तुम इस शहर के असली बादशाह की बेटी हो, लेकिन मैं इस ब्यासी का शिकार किस तरह से हो गया? शहजादी बोली, ब्यासी एक आदमखोर वजीर है। उसकी आदत है कि ये हर हफ्ते की शाम को एक इंसान को खाता है। इसके आदमी शीशे के गोले में सवार होकर समंदर के ऊपर जाते हैं और वहाँ से किसी न किसी इंसान को पकड़ कर ले आते हैं। फिर उसे पाँव में जंजीर डालकर कैद रखा जाता है और हफ्ते की रात को ब्यासी उसे मारकर कच्चा ही खा जाता है। मुझे तुम्हारी किस्मत पर रोना आता है कि तुम बहुत जल्द हलाक कर दिए जाओगे। अंबर ने कहा, यह तो खैर मेरी किस्मत की बात है। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो होगा देखा जाएगा, मगर ये बताओ कि ये लोग कौन है और ये शहर समंदर के नीचे कैसे आबाद है? शहजादी ने कहा, एक बहुत बड़ा शहर है। हज़ारों साल पहले ये शहर समंदर के बाहर आबाद था और बड़ा तरक्की कर चुका था। फिर एक रोज़ अचानक एक बहुत बड़ा जलजला आया। जलजले की वजह से पहाड़ और ज़मीन फट गई। समंदर में एक ऐसा खौफनाक तूफान आया। एक बहुत बड़ी लहर समंदर से उठी और उसने सारे शहर को डुबो लिया। फिर शहर के नीचे से ज़मीन खिसक गई और शहर एकदम समंदर के नीचे आ गया। अंबर बड़ी दिलचस्पी से शहजादी की बातें सुन रहा था। आखिर में शहजादी ने कहा, हज़ारों बरस से हम लोग समंदर के नीचे इस शहर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अंबर ने कहा, क्या यहाँ के लोग भी आदमखोर हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हम आदमखोर नहीं हैं। ये घटिया ब्यासी ही आदमखोर है। ये दूसरी दुनिया से लोगों को पकड़ कर लाता है और हर हफ्ते एक आदमी को खा जाता है। अंबर ने पूछा, क्या इस शहर में लोग इस जालिम ब्यासी के खिलाफ बगावत नहीं करते? शहजादी ने कहा, लोग उससे डरते हैं। उसके साथ जालिम दरबारियों का एक पूरा टोला है। ये लोग बड़े संगदिल हैं और किसी इंसान को यूं ही कत्ल कर डालते हैं। और दरबार के दूसरे लोग मेरी हिमायती हैं, मगर वो बेबस हैं, मजबूर हैं। अंबर खामोशी से शहजादी की बातें सुनता रहा। उस लड़की ने आह भरकर कहा, मुझे तुमसे पूरी पूरी हमदर्दी है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती। अगर मैं तख्त पर बैठी होती तो तुम्हें कभी यूं इस जालिम आदमखोर की खुराक न बनने देती, मगर मैं खुद इस संगदिल की कैद में हूँ और 1 महीने बाद मुझे भी हलाक कर दिया जाएगा। मैं भी अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। अंबर ने कहा, शुक्रिया शहजादी, अगर मुझसे हो सका तो मैं इस हमदर्दी का कुछ न कुछ बदला जरूर आपको दूंगा। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल इंसान की हमदर्दी से भरा हुआ है। तुमने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। अंबर ने कहा, मेरा नाम अंबर है। शहजादी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अब तुम्हें वापस अपने कमरे में चले जाना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है लोग तुम वापस आकर तुम्हें यहाँ देख लें और मुझ पर भी कोई इताब नाजिल हो जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। अंबर ने बटन दबाया, दरवाज़ा खुला। अंबर अपने कमरे में आ गया। अपने कमरे में आकर उसके दिल में फैसला कर लिया कि वो शहजादी की जान बचाकर उसका खोया हुआ तख्त उसे ज़रूर वापस दिलाएगा। अब वो इंतज़ार करने लगा कि कब उसे मारने के लिए वक्त से ले जाया जाता है। शाम के वक्त आखिर वो लोग आ गए। दरवाज़ा खुला। पानी की चादर में से गुजरकर 3 आदमी आए और अंबर को पकड़कर साथ ले गए। अंबर ने उन्हें कुछ ना कहा, कोई इतराज़ ना किया, खामोशी से उनके साथ चल दिया। वो अंबर को पकड़कर एक कमरे में ले गए। उसकी छत नीची थी। दीवारों पर शार्क मछली के भयानक जबड़े लगे हुए, बीच में एक चबूतरा था। 2 जल्लाद दीवार के साथ कुल्हाड़े लिए खड़े थे। एक जल्लाद अंबर को लेकर चबूतरे पर आया। उसे चबूतरे पर लिटाकर रस्सियों से बांध दिया गया। अंबर यहाँ भी खामोश था। एक जल्लाद ने दूसरे जल्लाद से कहा, बर्तन कहाँ है जिनमें इस नौजवान का गोश्त काट कर डालना है? दूसरे जल्लाद ने कहा, इस मेज़ के नीचे रखे हैं, फिक्र न करो। अब इस बेचारे की गर्दन उड़ाओ और इस मुसीबत से निजात दिलाओ। पहले जल्लाद ने झुककर अंबर की तरफ देखा और कहा, नौजवान, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ब्यासी मुझे भून कर खा जाएगा। अंबर ने कहा, तुम शहजादी को पसंद करते हो या ब्यासी को? मैं तो थोड़ी देर में मर जाऊँगा। तुम अपने दिल की बात बता दो, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। जल्लाद ने दूसरे जल्लादों की तरफ देखा और कहा, हम तो शहजादी के हामी हैं। वो एक हमारा दुश्मन है, मगर उससे क्या हो सकता है? तुम्हारी जान तो नहीं बच सकती। तीसरा जल्लाद, जो शहजादी का दुश्मन था, गुस्से में आकर बोला, मैं बादशाह से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम मेरे बादशाह के दुश्मनों में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहला जल्लाद बोला, माफ़ कर दो भाई। तीसरे जल्लाद ने आगे बढ़कर कहा, पीछे हट जाओ। इस शख्स को मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम इसकी हिमायत करोगे और शायद इसे अच्छी तरह हलाक न कर सकोगे। परे हट जाओ। पहला जल्लाद परे हट गया। तीसरा जल्लाद कुल्हाड़ा लेकर अंबर के करीब आया। उसने झुककर अंबर को देखा और लाल लाल आंखें घुमाकर बोला, तुम मेरे महबूब बादशाह की खुराक हो। मैं तुम्हें बड़ी तकलीफ देकर हलाक करूंगा। तुमसे शहजादी की हिमायत का बदला लूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंबर हंसा, कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? जल्लाद गुराया, तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब है? अंबर ने कहा, मैं तो मरने वाला हूँ। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा नाम मालूम करूँ। जल्लाद ने कहा, मेरा नाम गोलात है। अंबर ने कहा, गोलात, आज का दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आज की शाम तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी शाम है। आज के बाद तुम जिंदा न रहोगे। मौत तुम्हारे बिल्कुल करीब खड़ी तुम्हें घूर कर देख रही है। जल्लाद कहका मारकर हंसा कि यह बदबख्त इंसान किस किस्म की बातें कर रहा है, जबकि यह खुद मौत की दहलीज पर खड़ा है। ज़रूर इसका दिमाग ख़राब हो गया। दूसरे दोनों जल्लाद भी, जो शहजादी के हमायती थे, अंबर की हालत पर आंसू बहा रहे थे। उन्हें भी यकीन था कि इस बेचारे का मौत के खौफ की वजह से दिमाग चल गया है। पहले जल्लाद ने उसे हौसला देते हुए कहा, अंबर भाई, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है इसे तुम नहीं मोड़ सकते।
अब बहादुरी और सब्र और शुक्र से अपनी मौत कबूल कर लो। हमें तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। अंबर ने कहा, शुक्रिया मेरे हमदर्द दोस्तों, मैं तुम्हारा दिलो जान से शुक्रगुजार हूँ, मगर यकीन करो इस जल्लाद गोलात का वक्त इस दुनिया में ख़त्म हो गया है। इसकी मौत को मैं इसके बिल्कुल करीब खड़े देख रहा हूँ। गोलात जल्लाद ने चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा काम तमाम करने लगा हूँ। और जल्लाद गोलात ने कुल्हाड़ा अपने सर पर से ऊंचा उठाकर पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर दे मारा। कटा की आवाज़ आई और जल्लाद का कुल्हाड़ा टूटकर दूर जा गिरा। गोलात हैरानी से देखने लगा, लकड़ी कमज़ोर थी, दूसरा कुल्हाड़ा लाओ। दूसरे जल्लाद ने फौरन दूसरा कुल्हाड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। गोलात ने दूसरे कुल्हाड़े से वार किया, वो कुल्हाड़ा भी अंबर के जिस्म से टकराकर टूट गया। इस तरह तीसरा कुल्हाड़ा भी टूट गया। अब तो सारे जल्लाद फटी फटी आंखों से अंबर को देखने लगे, जो रस्सियों से बंधा चबूतरे पर पड़ा था। अंबर मुस्कुरा रहा था। मैं ना कहता था कि मौत गोलात के लिए यहाँ आई हुई है। सो अब तुम लोगों को यकीन आ गया होगा। क्यों गोलात, क्या हाल है तुम्हारा, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे तो तुम नहीं मार सकते, मगर अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे। गोलात ने खंजर निकाल लिया और रस्सियों से जकड़े हुए अंबर पर हमला कर दिया। वो बार बार खंजर उसे मार रहा था, मगर अंबर पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब हैरान थे कि अंबर पर क्यों असर नहीं होता। अंबर ने रस्सियां तोड़ डाली और गोलात के हाथ से खंजर छीन लिया। मैंने जो कहा था वो अब पूरा हो रहा है। तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। और उसके साथ ही अंबर ने गोलात का काम तमाम कर दिया। दोनों जल्लाद थर थर कांप रहे थे। तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। जल्लाद बोला, मगर अब हमारा क्या होगा? अगर हम ब्यादशी के लिए तुम्हें हलाक करके ना ले गए तो वो हमारा काम तमाम कर देगा, हमारे बाल बच्चों को मार डालेगा। अंबर बोला, उसका भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। सुनो, अब हमारा काम संगदिल धोखेबाज बादशाह को हलाक करके शहजादी को तख्त वापस दिलाना है। जल्लाद ने कहा, ये हम नहीं कर सकते, हमारी ताकत इतनी नहीं है। अंबर ने कहा, ये काम मैं खुद करूंगा, तुम इसी जगह ठहरो। अंबर वहां से बाहर आ गया। उसने जल्लादों से पता कर लिया था कि बादशाह किस जगह पर उसकी लाश का इंतजार कर रहा है। वो सीधा महल के ऊपर वाली मंजिल में आ गया। यहाँ एक पहरेदार ने उसे रोका तो अंबर ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। अब वो महल के अंदर आ गया। बड़े कमरे में आदमखोर ब्यादशी एक मेज के आगे चांदी की कुर्सी पर बैठा अपनी खुराक का इंतजार कर रहा था। इतने में अंबर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा। तुम यहाँ किस तरह आ गए? तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? अंबर ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें हलाक करके शहजादी को तख्तो ताज वापस करने के लिए जिंदा हूँ। बादशाह गजबनाक होकर अपनी जगह से उठा और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे इसी जगह खत्म कर दो। सिपाही तलवारें सौंध कर अंबर की तरफ बढ़े। उन्होंने अंबर पर तलवारें बरसानी शुरू कर दी, मगर अंबर पर तो किसी तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। अंबर ने भी एक तलवार छीन ली और बाकायदा लड़ाई भी शुरू हो गई। अंबर का हर वार कारी पड़ रहा था। सिपाही कट कट कर गिर रहे थे, जबकि अंबर के जिस्म पर जो तलवार पड़ती वो टूट कर नीचे गिरता थी। देखते ही देखते सारे सिपाही ढेर हो गए। बादशाह ने और सिपाही मंगवा लिए। उन सिपाहियों का भी यही असर हुआ। अब एक और दस्ता सिपाहियों का आ गया। अंबर ने उनका भी काम तमाम कर दिया। अब बादशाह को अपनी फिक्र पड़ गई। अंबर जब सब सिपाहियों को खत्म कर चुका तो तलवार थामकर बादशाह की तरफ बढ़ा। ब्यादशी ने कहा, तुम कौन हो और कहां से आए? अंबर ने कहा, मैं पानी का देवता हूं और तुम्हारी मौत का प्याम लेकर आया हूं। तुमने शहजादी का हक मारा है और उसकी मां और बाप को हलाक करके नाजायज तौर पर उनके तख्त पर कब्जा किया है। मैं तख्त तुमसे छीन कर उसे शहजादी के हवाले करने आया हूँ। दरबारी सन्नाटे में आ गए। बादशाह का रंग जर्द हो गया। उसने अंबर की ताकत देख ली थी। उसे यकीन था कि वो अंबर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसने हाथ बांधकर कहा, ए देवता, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अंबर बोला, तुमने कई बेगुनाह इंसानों का खून बहाया है, उन्हें हलाक करके हड़प कर लिया है। मैं उन सब बेगुनाहों का तुमसे बदला लूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बादशाह भागने लगा तो अंबर ने दूर से तलवार फेंकी। तलवार की नोक सीधी बादशाह के सीने में जाकर लगी और वहीं गिरकर तड़पने लगा और फिर थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो गया। दरबारी एकदम से अंबर के साथ मिल गए। उसी वक्त शहजादी को जेल से वापस लाया गया। अंबर ने उसे तख्त वापस कर दिया और उसके सर पर ताज रख दिया। शहजादी और दरबारियों ने अंबर का शुक्रिया अदा किया कि उसकी बहादुरी की वजह से उन्हें एक जालिम बादशाह से निजात मिल गई। अंबर ने कहा, अब मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारी दुनिया में शहजादी की मदद करने आया था। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब मुझे इजाज़त दी जाए। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। दरबारी भी उदास हो गए। आखिर उन्होंने अंबर को शीशे के गोले में बंद किया और समंदर के ऊपर तक छोड़ने आए। जब अंबर समंदर के ऊपर आ गया तो उसे एक छोटी सी कश्ती में सवार करा दिया गया और अंबर अपने हमदर्द दोस्तों से रुखसत हो गया। जब तक अंबर की कश्ती समंदर में नजर आती रही, शहजादी और दरबारी समंदर की सतह पर शीशे के गोले में बैठे उसे हाथ हिलाते रहे। अंबर की कश्ती समंदर में बही चली जा रही थी। 3 दिन और 2 रातें समंदर में बहने के बाद अंबर को शाम के वक्त दूर रोशनी का एक धब्बा सा नजर आया। ये रोशनी का सितारा चमक रहा था। अंबर ने कश्ती का रुख उसकी तरफ कर लिया। आधी रात के करीब वो किनारे के करीब पहुंच गया। ये एक जजीरा था और रोशनी दूर एक पहाड़ के ऊपर से आ रही थी। ये रोशनी आग की नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे पहाड़ी के ऊपर कोई बिजली का बहुत बड़ा लैंप जल रहा हो। अंबर ने कश्ती समंदर के किनारे खींचकर एक तरफ झाड़ियों में छुपा दी। वो बहुत थका हुआ था। रेत बड़ी ठंडी थी। वो उस पर लेट गया और ठंडी ठंडी हवा में उसे नींद आ गई। अंबर सुबह तक सोया रहा। सुबह सूरज की रोशनी के साथ उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर जजीरे पर एक नज़र डाली। ये एक सरसब्ज़ो शादाब जजीरा था। साहिल उसका दूर तक वीरान चला गया। किसी आबादी का कोई नामो निशान तक न था।
कोई माहीगीर का झोंपड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। अंबर ने सोचा कि अगर ये जजीरा वीरान और बेआबाद है तो फिर वो पहाड़ी पर रोशनी कैसी थी। जाहिर है कि जजीरे बेआबाद नहीं बल्कि कोई कौम यहाँ आबाद है। उसे मालूम था कि दूसरी जंग अजीम जोरों पर है और इस जजीरे पर हो सकता है कि जापानियों ने कोई ज़बरदस्त अड्डा बना रखा हो। अंबर ने उठकर मुंह हाथ धोया, ज़मीन पर गिरा हुआ एक नारियल तोड़कर उसका मीठा पानी पिया और जंगल में दाखिल हो गया। जंगल काफ़ी गुंजान था। काफ़ी दूर आगे जाकर उसे एक छोटी सी सड़क नजर आई जो पहाड़ी पर बल खाती ऊपर जा रही थी। यही वो सड़क थी जो ऊपर उस मकाम पर जाती थी जहाँ रात को रोशनी हो रही थी। अंबर ने ऊपर देखा। पहाड़ी के ऊपर ढलानी छतें नजर आ रही थी। पहाड़ी ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 फुट 100 फुट ऊंची होगी। अंबर सड़क के साथ साथ जरा हटकर चलने लगा। वो दरख्तों के पीछे होकर चल रहा था, इस ख्याल से कि अगर कोई दुश्मन यहाँ पर हो तो उस पर उसकी नज़र न पड़ जाए। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत थोड़ी आ रही थी क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल था। अंबर पहाड़ी के साथ साथ ऊपर चढ़ता चला गया। काफ़ी ऊपर जाकर एक मैदान सा आ गया। यहाँ भी काफ़ी दरख्त थे और एक तरफ नदी बह रही थी। ऊपर एक टीले पर एक मीनार था। रात को उसी मीनार में रोशनी हो रही थी। उसके पीछे एक लंबी बैरक थी जिसके बाहर 6-7 फौजी ट्रक खड़े थे। अंबर समझ गया कि यह जापानियों का ठिकाना है और जजीरे पर जापानियों का कब्जा है। वो दूसरी तरफ होकर पीछे को उतरने लगा। जरा आगे जाकर टीले की ढलान खत्म हो गई। उसने दूसरी तरफ नजर डाली तो हैरान रह गया। वहाँ एक लंबा चौड़ा मैदान था जो समंदर के जनूबी किनारे तक दूर तक चला गया था। वहाँ 4 हवाई जहाज खड़े थे, एक हेलीकॉप्टर था। पीछे बड़ी बड़ी लंबी कच्ची बैरकें थे जिनके बाहर कुछ जापानी सिपाही पहरा दे रहे थे। अंबर गोया एक तरह से मुसीबत में फंस गया था। उसने सोचा कि वापस जाकर कश्ती में बैठे और उस जजीरे से निकल जाए, क्योंकि खौम मुसीबत में फंसना दुरुस्त बात नहीं होती। बस अंबर वहाँ से वापस हो लिया। वो उन्हीं रास्तों से चलता वापस चल पड़ा। नीचे जंगल को जाने वाली सड़क पर आकर उसने महसूस किया कि दूर से कदमों की आवाज़ें आ रही हैं। अंबर एक तरफ दरख्तों में छुप गया। अब कदमों की आवाज़ें करीब से करीब तर आ रही थी। अंबर चौकस हो गया, शायद जापानी फौजी आ रहे थे। कदमों की आवाज़ें 2-3 आदमियों की थी। इतने में झाड़ियों के हटाने की आवाज़ें ये 2-3 जापानी सामने आ गए। उनके सामने एक औरत भी थी। पतली दुबली लंबे कद की गोरी चिट्टी औरत थी जिसने स्कूल की उस्तानियों वाली वर्दी पहन रखी थी। उस औरत को ये जापानी गिरफ्तार करके ला रहे थे। अंबर झाड़ियों के और पीछे हो गया। औरत बेचारी निढाल थी और बड़ी मुश्किल से चल रही थी। वो उसके करीब से गुजर गए तो अंबर ने वापस जाने का ख्याल छोड़ दिया। उस औरत को जापानी दरिंदों के चुंगल से बचाना अब उसका फ़र्ज बन गया था। अंबर ने जापानियों का पीछा शुरू कर दिया। जंगली रास्तों से इधर उधर गुजरते जापानी उस मैदान में आ गए जहाँ हवाई जहाज़ खड़े थे और सामने समंदर लहरें ले रहा था। उस औरत को एक बैरक में ले जाकर बंद कर दिया गया। अंबर दूर एक दरख्त के पीछे खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। अब उसने फैसला किया कि आधी रात को उस औरत के पास जाना चाहिए और उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अंबर वापस आकर समंदर के किनारे उस जगह की तरफ चला जहाँ उसकी कश्ती बंधी हुई थी। ये कश्ती उसने झाड़ियों में छुपा रखी थी। जब वो कश्ती के करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि जापानी उस पर झुका उसे बड़े गौर से देख रहा था। अंबर पीछे हटने लगा तो उसके पांव से टकराकर एक पत्थर नीचे गिरा। जापानी ने तेजी से पीछे देखा और बंदूक आगे कर दी। सामने अंबर खड़ा था। जापानी सिपाही ने बिजली की तरह झपट कर संगीन अंबर के सीने पर दे मारी। संगीन अंबर के सीने के साथ लगते ही टूटकर नीचे गिर पड़ी। जापानी सिपाही समझा कि उस शख्स ने सीने के साथ लोहे का टुकड़ा बांध रखा होगा। उसने गोली का निशाना लेकर अंबर के सर पर फायर कर दिया। गोली चली और वो भी अंबर के सर से टकराकर नीचे गिर पड़ी। अब अंबर ने जापानी को पकड़कर नीचे गिरा लिया। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो इस तरह से इस औरत को नहीं बचा सकता था। जापानी वैसे ही अंबर से खौफजदा हो गया था। अंबर ने उसे ख़त्म कर दिया और कश्ती को वहाँ से खींचकर दूसरी जगह ले जाकर छुपा दिया। शाम तक अंबर उसी जगह बैठा रहा। जब रात के अंधेरे जजीरे पर छाने लगे तो अंबर झाड़ियों में से बाहर निकला और उन बैरकों की तरफ चल पड़ा जहां वो मजलूम औरत कैद थी। अंबर छुप छुप कर चल रहा था। जजीरा वैसे भी गैराबाद था। रात के अंधेरे में वो हवाई अड्डे के पास पहुंच गया। जिस बैरक में वो औरत कैद थी उसके बाहर छज्जे पर एक हल्का बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में अंबर ने एक जापानी सिपाही को देखा जो चल कर पहरा दे रहा था। अंबर ने सोचा कि अगर वो उस पहरेदार से उलझा तो वहाँ शोर मच जाएगा। उसे तो ये लोग कुछ ना कह सकेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस औरत को ये लोग हिला कर दें। बस अंबर पीछे से होता हुआ बैरक के अकब में आ गया। मुसीबत यह हुई कि यहाँ कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था। अंबर दीवार के साथ साथ चलता हुआ दूसरी तरफ आ गया। यहाँ जापानी पहरेदार उसे साफ नजर आ रहा था। अंबर पीछे हट गया। शायद जापानी ने आहट सुन ली थी। वो बैरक के पीछे आकर घूर कर तकने लगा। अंबर एक पत्थर के पीछे छुप गया। जापानी सिपाही ने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं तो वापस चला गया और दरवाजे से जरा हटकर एक पत्थर पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। रात आधी नहीं हुई थी। आधी रात को पहरा तब्दील होता था। अंबर वापस बैरक के अकब में आ गया। अचानक उसकी निगाह दीवार की एक दर्ज पर पड़ी। यहाँ से लकड़ी की दीवार में सुराख था। अंबर ने आंख लगाकर देखा, अंदर वही औरत खाली जमीन पर बैठी सर घुटनों में दिए शायद ऊँग रही थी या शायद सो रही थी। अंबर ने सुराख को देखा और ऊपर तक चला गया था। असल में वहाँ कभी खिड़की हुआ करती थी जिसे जापानियों ने बंद करके तख्ते लगा दिए थे। अंबर ने एक जगह उंगली डालकर जरा तख्ते को अपनी तरफ खींचा तो वो अपनी जगह से उखड़ गया। इस तरह से हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। ये देखने के लिए कि उस आवाज़ पर जापानी सिपाही उधर आता है कि नहीं, अंबर पीछे हटकर एक पत्थर की ओट में छुप गया। काफ़ी वक्त गुजर गया, जापानी ना आया। अंबर समझ गया कि तख्ते के उखड़ने की आवाज़ उस तक नहीं पहुंची। अब उसने दूसरे तख्ते को उखेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ा सा जोर लगाने से दूसरा तख्ता भी उखड़ गया।
इस दफा हल्का सा खटका हुआ। अंबर फिर पत्थर की ओट में चला गया। जापानी फिर भी ना आया, लेकिन कैदी औरत तख्ते के उखड़ने की आवाज़ सुनकर दीवार के पास आ गई और दीवार की खाली जगह में से बाहर झांकने लगी। अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। औरत बड़ी हैरान थी कि यह तख्ता यहाँ से किसने उखाड़ा है। वक्त बड़ा नाजुक था। अगर पहरेदार उस वक्त उधर आ जाता तो वो यकीनन उस औरत को फरार होने के इल्जाम में पकड़कर किसी दूसरी जगह ले जाकर कैद कर देता। जो कुछ करना है जल्दी करो, अंबर ने दिल में कहा। कैदी औरत अभी तक दीवार के साथ लगी हैरानी से इधर उधर तक रही थी। तख्ते उखड़ने से वहां सिर्फ इतनी जगह बनी थी कि वो औरत अपना थोड़ा सा चेहरा बाहर निकाल कर देख सकती थी। अंबर जल्दी से पत्थर की ओर से निकलकर कैदी औरत के करीब जाकर खड़ा हो गया। औरत के मुंह से एक हल्की सी चीख निकलने लगी थी कि अंबर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। औरत की आंखें ताज्जुब से खुल गईं। अंबर ने जल्दी से कहा, वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। औरत कुछ डरी डरी सी वापस कोने में दीवार के साथ लगकर बैठ गई। अब अंबर ने बड़ी तेजी से खिड़की का बड़ा तख्ता उखाड़कर नीचे रखा, कोठरी के अंदर कूदा, तख्ते को उठाकर वापस दीवार के साथ इस तरह से लगाया कि रोशनी बाहर ना जाए, और कैदी औरत के पास जाकर बोला, तुम कौन हो? ये जापानी तुम्हें कहाँ से पकड़ कर लाए हैं? उस औरत ने कहा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस तरह पहुंची हो। अंबर ने कहा, तुम भी कमाल औरत हो। खुदा की बंदी, मैं अपनी जान मुसीबत में डालकर तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ और तुमने मेरा इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। औरत बोली, मेरा नाम एमिली है। इस जजीरे से कुछ फासले पर एक दूसरा जजीरा है। वह वहाँ स्कूल में उस्तानी थी। जापानियों ने आज सुबह उस जजीरे पर कब्जा कर लिया और मुझे पकड़कर यहाँ ले आए हैं। मेरे साथ मेरा खामिद भी था, उसे भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे नहीं मालूम कि उसे कहाँ ले जाकर कैद किया है इन लोगों ने। अंबर ने कहा, मैं उस जजीरे से वापस जा रहा था कि तुम्हें इन लोगों की कैद में आते देखा और फैसला किया कि तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा के ले जाऊंगा। एमिली ने कहा, तुम अच्छे इंसान हो, मगर यहाँ जापानियों की ज़बरदस्त फौज मौजूद है। तुम मुझे यहाँ से निकाल कर कैसे ले जाओगे? ये लोग हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो। अब ऐसा करो कि मेरे पीछे पीछे इस दीवार के सुराख में से बाहर कूद पड़ो, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। एमिली तज्जुब से अंबर को तक रही थी कि यह नौजवान कितना दलेर है। वो उसके पीछे पीछे चलती दीवार के पास आई। अंबर ने तख्ते परे कर दिए। सबसे पहले अंबर कूदकर बाहर गया। अंधेरे में उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वहाँ कोई खतरा नहीं है तो उसने हाथ से एमिली को इशारा किया। वो औरत भी दीवार में से कूदकर बाहर आ गई। अंबर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे लेकर दरख्तों में छुप गया। अब करना खुदा का क्या हुआ कि जापानी पहरेदार ने एमिली के बाहर कूदने की आवाज़ सुन ली। वो लपक कर दीवार के पास आया। उसने झाड़ियों में साया भागते देखा तो छलांग लगाकर झाड़ियों में आ गया। उसने अंबर को देख लिया। वो बिजली की सी तेजी के साथ तलवार लेकर उस पर कूद गया। अंबर का तो खैर क्या बिगड़ना था, लेकिन जापानी सिपाही अपनी तलवार ही से हलाक हो गया। अंबर ने एमिली से कहा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे भाग चलो। वो दोनों झाड़ियों और दरख्तों में भागते चले गए। आखिर एक टीले के नीचे पहुंचकर उन्होंने दम लिया। अंबर को तो कोई सांस नहीं चढ़ा था। हाँ, उस बेचारी औरत का बुरा हाल हो रहा था। सांस धोखने की तरह चल रहा था। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। अंबर ने कहा, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो। एमिली घास पर लेट गई और उसने दरख्त के साथ टेक लगा ली। इधर ऐसा हुआ कि पहरा बदलने लगा तो नए सिपाही ने आकर पहले सिपाही को गायब पाया। उसने उसे आवाज़ें दी, कोई जवाब ना आया तो उसे तलाश करता करता झाड़ियों में आ गया। वहाँ उसकी लाश पड़ी थी। बस फिर क्या था। जापानी ने सीटी बजा दी। उसी वक्त सिपाही भागकर वहाँ पहुँच गए। मालूम हुआ बैरक की दीवार टूटी पड़ी है और कैदी औरत फरार हो गई है। जजीरे पर खतरे का सायरन बजा दिया गया। सायरन की आवाज़ एमिली और अंबर ने सुनी तो परेशान हो गए। समझ गए कि पता चल गया है, राज खुल गया है। अंबर ने एमिली को साथ लिया और रात के अंधेरे में झाड़ियों में से गुजरता जजीरे के शुमाल में आ गया। दिन चढ़ा तो ऐसे लगा कि कुछ जापानी गड़े की तरफ बातें करते चले आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो जापानी सिपाही दूर से बंदूकें कंधे से लटकाए झाड़ियों को झुक झुक कर देखते दिखाई दिए। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। क्या जापानी अंबर और एमिली को गिरफ्तार कर सके? अंबर उस औरत को लेकर जजीरे से कैसे निकला? नाग जोगी के भेस में बंगाल किस तरह पहुंचा? मारिया से नाग की मुलाकात किन हालात में हुई? ये सब कुछ इसी कहानी के अगले दिलचस्प हिस्से में मुलाजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।